रीबर्थ ऑफ मिस मास्टरमाइंड एपिसोड 5। अपने क्लास में जाकर रुद्राक्षी ने और दूसरी बातों को न सोचते हुए अपना ध्यान पूरा पढ़ाई करने में लगा दिया। ऐसे ही कुछ समय बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो रुद्राक्षी स्कूल कैंटीन में जाकर अपना लंच खाने लगी। फिर 15 मिनट के बाद अपना खाना खत्म करके वह वापस अपने क्लास में आकर अपनी सीट पर बैठ गई और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के एक किताब को खोलकर देखने लगी जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। अभी रुद्राक्षी बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तभी नियति रुद्राक्षी के मेज की तरफ दौड़ते हुए आकर उत्साह से कहने लगी, रुद्राक्षी, तुम्हें पता है इस शनिवार को दिति सिंह का जन्मदिन है और उसने क्लास में सभी को केटीवी पर अपने जन्मदिन के पार्टी में मस्ती करने के लिए आमंत्रित किया है, तो चलो हम दोनों वहां पर एक साथ चलते हैं, ठीक है? इस समय अपना सिर उठाए बिना रुद्राक्षी ने नियति को उत्तर दिया, तुम उसमें मेरी गिनती मत करो, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। तुम कैसे नहीं जा सकते? हर कोई वहां जा रहा है और ऐसे भी उस दिन स्कूल भी बंद है, नियति ने चिल्लाकर रुद्राक्षी से कहा। फिर गुच्छा दिखाते हुए वहां से दूसरी जगह चली गई। तभी नियति और अन्य लोगों की पीठ को देखते हुए रुद्राक्षी थोड़ा सा घबरा गया था। फिर उसने अपना सिर घुमाकर उन लोगों के समूह पर एक नजर डाली जो एक घेरा बनाते हुए अपने बिस ही जोश से बातें कर रहे थे। दिति सिंह का जन्मदिन, इसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं है, रुद्राक्षी ने व्यंग्य करते हुए कहा और सबको नजरअंदाज करते हुए फिर से अपने हाथ में मौजूद किताब की ओर देखते हुए पढ़ना शुरू किया। हालांकि 1 मिनट बीतने से पहले ही लोगों का एक और समूह फिर से इकट्ठा होकर उसके पास आ गया। रुद्राक्षी, इस शनिवार को मेरे जन्मदिन के पार्टी में हर कोई जा रहा है, केवल तुम ही नहीं जा रही। इसी समय दिति सिंह की आवाज भी रुद्राक्षी के कानों में पड़ी। तभी रुद्राक्षी ने धीरे से अपना सिर उठाया और दिति सिंह को एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कुराहट नहीं बल्कि एक दिखावा था, क्योंकि इस समय दिति के साथ बहुत से सहपाठियों का एक समूह भी आया था। मुझे अभी भी घर पर काम है, इसलिए मेरे पास इन सब के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और वैसे भी मेरे दादाजी मुझे इस समय बाहर जाने की परमिशन नहीं देंगे, रुद्राक्षी ने क्षमाप्रार्थी मुस्कान के साथ इनकार करते हुए कहा। जब तारा ने रुद्राक्षी का उत्तर सुना तो उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई देने लगी। फिर उसका दिल और भी अधिक चिंतित हो गया। रुद्राक्षी, आखिरकार उस दिन दिति का जन्मदिन है, उसने तुम्हें पहले से ही इतने अतसे से आमंत्रित किया है, इसलिए तुम्हें भी वहां पर जाना चाहिए। तभी तारा के शब्द सुनने के बाद सभी ने सहमति में अपना सिर हाँ में हिलाया। हाँ, तारा ने सही कहा है, ऐसे भी हर किसी को एक साथ के टीवी पर जाके मस्ती करने का अवसर मिलना बहुत ही दुर्लभ है। रुद्राक्षी, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हो? तुम तो कभी भी अपना काम कर सकते हो ना, और ऐसे भी काम तो घर का ही है ना। इस समय सबकी बातें सुनने के बाद रुद्राक्षी ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में पकड़ते हुए तारा को देखकर मुस्कुराई। अभी उसकी आंखों में जो मुस्कान है वह बहुत ही विचारोत्तेजक थे, जिससे तारा की आंखों का रूप अचानक से बदल गया। क्षमा करें, मैं उस दिन सच में स्वतंत्र नहीं हूँ, रुद्राक्षी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए अपने ठंडी आवाज से उन सबको बिना कोई चेहरा दिखाए ही मना कर दिया। तभी तारा भी अपने गुस्से से भर गई और लगातार अपने दिल में रुद्राक्षी को कोसने लगी। तभी वहां किनारे पर खड़े होकर पूरे स्थिति को देख रहे तरुण को अब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने असंतुष्ट होकर तारा को बोला, तारा, क्योंकि उस दिन रुद्राक्षी को कुछ काम करना है तो तुम उसे ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती, और इसे भी अब यह उसकी मर्जी है कि वह जाना चाहती है या नहीं। इस समय तरुण को खुद के तरफ से कहते हुए सुनकर रुद्राक्षी ने भी तरुण की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया दिया। वास्तव में अपने पिछले जीवन में रुद्राक्षी का अपनी पृष्ठभूमि के कारण कक्षा में अन्य छात्रों के साथ बहुत अधिक जुड़ाव नहीं था, क्योंकि उस समय उसके बिना पता लगाए ही तारा और निता ने उसकी बहुत सारी बदनामी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के बिस्मे में करके रखी हुई थी। लेकिन अभी इस पुनर्जन्म के बाद अगर उसने तरुण के हाथ की चोट को ठीक करने में उसकी मदद नहीं की होती तो शायद तरुण आज भी उसके तरफ से बात नहीं करता और यहाँ तक कि वर्तमान फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे नहीं होते। इस समय रुद्राक्षी के इनकार और तरुण की बातों ने तारा को चिंतित और नाराज कर दिया है। तभी दिति सिंह ने भी तारा को कमजोर दृष्टि से देखते हुए पूछा, तारा, अब तुमने भी इसे देख लिया है ना? रुद्राक्षी बिल्कुल भी पार्टी में भाग लेने को तैयार नहीं है। तभी तारा की आंखों में उदासी भरी रोशनी चमक उठी और उसने ठंडे स्वर में निता और दिति से कहा, हमें कैसे भी करके रुद्राक्षी को इस पार्टी में भाग लेने देना ही होगा, लेकिन वो वहां पर जाना नहीं चाहती है और मैंने भी उसे बुलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, दिति ने तारा को चिंता से देखते हुए कहा। इस समय तारा ने अपने निचले होंठ को कसकर दबाते हुए कहा,
तो फिर हम केवल अन्य सहपाठियों के साथ ही पहले शुरुआत कर सकते हैं। दिति, तुम अन्य सहपाठियों को ढूंढ सकती हो जिनके सहायता से हम रुद्राक्षी को इस पार्टी में भाग लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वैसे भी अभी भी शनिवार आने के लिए कुछ दिन बाकी है। तो ठीक है, अब हम केवल यही कर सकते हैं। निता ने भी अपना सिर हिलाते हुए सहमति में दिति और तारा की तरफ देखने लगी। तभी तारा ने कुछ सोचकर दिति को निर्देश देते हुए कहा, दिति, तुम्हें अब सबके सामने बहुत ही दुखी और दयनीय होने का नाटक करना पड़ेगा, तभी हमारा पूरा प्लान कामयाब हो पाएगा। फिर दिति ने धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो मैं अब यहां से जा रही हूं। कुछ समय बाद पूरे कक्षा से रुद्राक्षी को अपने कानों में भिनभिनाहट महसूस हुई, जिससे वो अब और शांत होकर किताब नहीं पढ़ सकी। तभी एक स्टूडेंट ने कहा, रुद्राक्षी, मुझे लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ पार्टी में जाने के लिए सहमत हो जाना चाहिए। दूसरी स्टूडेंट, रुद्राक्षी, ये हम सभी की एक दुर्लभ सामूहिक गतिविधि है, यदि तुम इसमें भाग नहीं लोगी तो क्या यह अच्छा लगेगा? इस समय ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके दिति को बोलने में मदद करते हुए देखकर रुद्राक्षी की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। उसने इतनी जल्दी तारा को सबक सिखाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन तारा ने उसे जाने नहीं दिया। उसे इस दिति के टीवी पर हो रहे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए लगातार कहते हुए देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि वह उसके लिए इस पार्टी में जरूर कुछ करने की कोशिश कर रही होगी। क्योंकि तारा इतनी जल्दी मरना चाहती है, तो वो उसकी मदद क्यों न करे? यही सब सोचते हुए रुद्राक्षी ने ठंडे आवाज में कहा, तुम सब दिति के पास जाकर कहो कि मैं उसके इस पार्टी में आ रही हूं, इसलिए अब दूसरे लोगों को मेरे पास भेजकर मुझे परेशान करना बंद कर दे। इस समय एक और लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने रुद्राक्षी के शब्दों को सुनकर वहां से तुरंत मुड़ते हुए चली गई। इस टाइम रुद्राक्षी केवल अपना सिरनामे हिलाते हुए आह भर सकती है और अपने दोस्त नियति की तरफ देखकर सोच भी रही थी कि अगर वो अब भी उस पार्टी में जाने से मना करे तो क्या वे लोग उसके दोस्त को इस पार्टी के जरिए फंसा सकते हैं। यही सब सोचते हुए वो उन सबके बातों को मान गई। अब वह भी देखना चाहती थी कि वे सब उसके साथ क्या करना चाहते हैं। फ्लैशबैक एंड इस समय रुद्राक्षी नियति से दूसरों के बारे में पूछ रही थी, जिसके कारण नियति ने कुछ देर सोचते हुए धीरे से अपना सिर हिलाकर आगे कहा, मम, अब तक तो ये लगभग पूरा हो जाना चाहिए, चलो पहले ऊपर चलकर देखते हैं। रुद्राक्षी ने भी अब अपना सिर हिलाते हुए नियति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऊपर की ओर जाने लगी। इसी समय उन दोनों के वहां से जाने के ठीक बाद वही सड़क के किनारे खड़े सैन्य ऑफ रोड वाहन से दो युवक नीचे उतरे, जिनमें से एक सुंदर और मनमोहक शिवम वही था। यदि रुद्राक्षी ने इसे अभी देख लिया होता तो वह निश्चित रूप से इस युवक को यहाँ पहचान लेती, जिससे वो अभी भी गुप्त रूप से खुद को छुपा रही थी। अरे बॉस, चलो पहले डिनर कर लेते हैं और फिर उसे देखने के लिए केटीवी पर चलते हैं, रणबीर ने मुस्कुराते हुए शिवम से कहा। क्या तुम अभी भी इतने स्वतंत्र हो? शिवम ने रणबीर की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा। क्या ये कोई काम करने का तरीका नहीं है? अभी थोड़ा समय है, वैसे भी अभी दोपहर के भोजन का समय हो रहा है। रणबीर ने अजीब तरीके से अपनी नाक को छूते हुए असहायता से शिवम को समझाते हुए आगे कहा। इसके अलावा केटीवी एक मिश्रित जगह है, इसलिए हमारे लिए वहां अपना काम पूरा करना उपयुक्त है। तभी शिवम ने पलटकर धीमे स्वर में रणबीर से पूछा, क्या तुम्हें वो पता चला कि मैंने तुम्हें क्या जांचने के लिए कहा था? इस समय जब ये तियानमिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया तो शिवम की बातें सुनकर उसके पैर लगभग लड़खड़ा गए और उसने कड़वाहट से शिवम से उसी की शिकायत की। बॉस, अगर आप सच में उसे ढूंढना चाहते हैं तो आपको मुझे उस महिला का रूप भी दिखाना होगा, नहीं तो मैं इसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? और वैसे भी वह एक महिला जो इतनी निर्भीकता से तुम्हें चूमने का साहस करती है, वो निश्चित रूप से कोई साधारण महिला नहीं हो सकती। सच कहें तो वह सचमुच अवाक रह गया था जब उस लड़की को ढूंढने के लिए उसके बॉस ने उसे इतनी कम जानकारी दी थी। अरे उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह महिला कैसी दिखती थी, तो उसे वह कैसे मिल सकती है? उसे दी गई जानकारी में केवल महिला की आंखों को ही डिस्क्राइब्ड वर्णित किया गया था, इसलिए भले ही वह उसे ढूंढने के लिए आकाश तक पहुंचने की क्षमता रखता हो, फिर भी वह इसे नहीं पा सकता। तभी शिवम की आकृति वहीं पर थोड़ी रुकी और फिर उसने अपना सिर घुमाकर एकदम काली लगभग अदृश्य आंखों में एक ठंडी रोशनी चमके हुए रणबीर को देखा, जिससे रणबीर के शरीर मदद नहीं कर सकता, जो अचानक से डर के मारे कांपने लग गया। वो कभी भी किसी से नहीं डरता सिवाय उसके इस बॉस के, जिससे वह बहुत ही डरता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में देखकर भी उसे डर लगता है।
इस समय रणबीर ने शिवम के सामने अपना आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हाँ, चलिए इसके बारे में अब और बात नहीं करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं उस महिला को ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। तो फिर चलो पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं। सच कहें तो रणबीर वास्तव में उस महिला की बहुत प्रशंसा करती थी जिसने गुप्त रूप से शिवम को चूमाने का साहस किया था। उसे लगता था कि वह लड़की बहुत ही साहसी थी जो इस शैतान जैसे आदमी को भड़काया। इसलिए उसे उस महिला से अवश्य ही मिलना चाहिए। वो जानना चाहता है कि वह लड़की वास्तव में कैसी दिखती है जो शिवम को उसके प्रति इतना जुनूनी बना सकती है। इस समय शिवम ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए, लेकिन जब रणबीर ने पलट कर देखा तो उसने इसे नहीं देखा, जो अभी शिवम के आंखों में क्रोध और उदासीनता की झलक दिखाई दे रही थी। तभी आयुर्वेदिक दवा की एक हल्की सी फीकी गंध ने शिवम को वहीं पर कुछ देर तक रुकने पर मजबूर कर दिया। उस भावना के बारे में सोचते हुए जिसने उसे अद्वितीय बना दिया था, इस समय शिवम के चेहरे पर लाल होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए ठंडे आकर्षक चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। इस समय रुद्राक्षी और नियति एक साथ केटीवी के ऊपर चले गए थे, जहां पर बर्थडे पार्टी रखी गई थी। एस बड़ी ई के टीवी के लिए रुद्राक्षी कोई नई नहीं है। वह अपने पिछले जीवन में अक्सर अपने सहपाठियों के साथ बाहर जाती थी, खासकर जब वो कॉलेज में थी तो वह किसी भी पार्टी के बाद मस्ती करने और चिल्लाने के लिए ऐसी जगहों पर ही जाती थी। इधर केटीवी में तारा दिति को अपने साथ लेकर केटीवी के दरवाजे पर खड़े होकर बस रुद्राक्षी का इंतजार करते हुए तारा ने इम्पेशेंटली दिति को कहने लगी, आज मुझे नहीं पता कि क्या मुझे चिंता है कि रुद्राक्षी यहाँ पर नहीं आएगी। तभी रुद्राक्षी और नियति को लिफ्ट से एक साथ बाहर निकलते देखकर तारा और दिति के चेहरे पर भाव थोड़े शांत हो गए। इस समर दिति ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन्हें फोल्डेड हैंड्स वेलकम करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, नियति, तारा, तुम दोनों बहुत ही धीमे हो। हर कोई पहले से ही यहाँ पर आ गए हैं, बस सभी लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तभी रुद्राक्षी ने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे आज घर पर कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए मैं दोपहर को आऊंगी, और ऐसे भी मैं अपना काम अधूरा छोड़ कर आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। हाँ ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी, लेकिन अब हर कोई अंदर चले, बहुत देर हो रही है। तारा ने जल्दी से अपना हाथ लहराते हुए मुस्कुराकर कहा। इस समय रुद्राक्षी ने जो कहा उसे सुनकर तारा को थोड़ी चिंता तो महसूस हुई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्षी इतनी जल्दी वहां से चली जाएगी। वह अपने मन में सोचने लगी, अगर ऐसा है तो उसके प्लानिंग का क्या, वो तो सीधे फ्लॉप हो जाएगी। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती, इसके लिए उसे अपना प्लान जल्दी से शुरू करना होगा। तभी दिति ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तारा ने सही कहा, अब बहुत देर हो रही है और हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। अंदर सभी लोग पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस समय रुद्राक्षी के मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दे रही थी और उसने दो अलग अलग विचारों वाले तारा और दिति पर अपनी नजर डाली। फिर तारा और दिति का अनुसरण करते हुए वे सभी एक साथ केटीवी में बने एक बड़े से रूम के अंदर चले गए। इस रूम के अंदर जहां रुद्राक्षी अभी अभी आई थी, यहाँ पर इस समय क्लास के सभी सहपाठी एकत्र हुए थे और कुछ पुरुष सहपाठी माइक्रोफोन पकड़कर स्क्रीन पर बज रहे सॉन्ग को गा रहे थे। तभी रुद्राक्षी ने इस जीवंत रूम पर नजर डाली और फिर बेतरतीब ढंग से बैठने के लिए एक खाली जगह ढूंढ ली और आराम से बैठ गई। तभी तारा ने दिति को धक्का देते हुए आंख मारी। इस समय दिति थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर वह अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ रुद्राक्षी के सामने आकर पूछा, तुम किस तरह का ड्रिंक पीना चाहते हो? इस समय दिति के इस सवाल को सुनकर रुद्राक्षी ने अपना हाथ लहराते हुए अपनी आंखों में एक धूर्तता भरी दृष्टि चमकाते हुए अपने जगह से उठकर धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मेरे दादाजी ने कहा है कि मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए। फिर अपने मन में खुद से ही कहा, खैर अभी मुझे तुम लोगों के साथ खेलना और देखना है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या तरकीबें हैं जिसके लिए मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बुलाया गया है। जब दिति ने रुद्राक्षी के शब्दों को सुना तो उसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक भाव चमक उठा और उसके शब्द सचमुच उसके मुंह में ही बंद हो गए थे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक गिलास उबला हुआ पानी डालकर दूंगी, तारा ने आगे आकर दिति के साथ खड़े होते हुए मुस्कुराकर कहा और दिति को लेकर वहां से चली गई। इस समय तारा और दिति के जाते हुए पिट को देखकर रुद्राक्षी ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कुछ हद तक चिंतित तारा पर एक सार्थक नजर डाली, जिसके बाद उसके मुंह के कोने पर एक मजाकिया उपहास प्रकट हुआ, क्योंकि वो समझ गई थी कि तारा अब क्या करने जा रही है। फिर उसने सुध से ही बुदबुदाते हुए कहा,
क्या सचमुच वो अब इस तरह की पेचीदा तरकीबें बनाने का साहस करती है? इस समय तारा ने स्पेशली रुद्राक्षी के लिए एक गिलास उबला हुआ पानी डाला और रुद्राक्षी के सामने रख दिया। यह उबला हुआ पानी है, तुम्हारे लिए। धन्यवाद। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन उबला हुआ पानी पीने के बजाय उसने अपनी नज़र पुरुष सहपाठियों की ओर घुमाई जो अभी भी गाना गा रहे थे और चिल्ला रहे थे। इस समय तारा ने रुद्राक्षी को उसके द्वारा लाए गए उबले हुए पानी के ग्लास को बिना पिए ही टेबल पर रखते हुए देता तो उसके चेहरे पर कुछ चिंतित भाव उमड़ आए थे। लेकिन काफी देर तक इसे देखने के बाद आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी, रुद्राक्षी, तुम इसे क्यों नहीं पी रही हो? इस समय तारा के सवाल से रुद्राक्षी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अर्थपूर्ण ढंग से कहा, यह अभी बहुत गर्म है, मैं इसे कैसे पी सकती हूँ? क्या ऐसा है कि तुम मुझे यहाँ जलाकर मार देना चाहती हो? हाँ, ये बहुत गर्म है। तभी तारा ने अपने दांत पीसते हुए लगभग शब्द दर शब्द कहकर अपने बहन और दोस्त के पास चली गई। उसे इस समय अपने दिल में बेहद पछतावा महसूस हुआ कि उसने उसके कप में इतने गर्म पानी क्यों डाली। इस समय भी रुद्राक्षी को बार में बैठकर खुद से दिए गए गर्म पानी को न पीकर केवल फल खाते हुए देखकर तारा ज्यादा से ज्यादा चिंतित हो गई थी। फिर इसके बारे में सोचते हुए उसने अपना ड्रिंक कॉकटेल उठाया और नीति के साथ फिर से रुद्राक्षी की ओर चली गई। रुद्राक्षी, तारा ने मुस्कुराते हुए उन दोनों के साथ रुद्राक्षी के सामने खड़े होकर उसे पुकारा। तभी रुद्राक्षी ने अपने सामने खड़े तारा पर हल्के से नजर डालकर अपने दिल में व्यंग्य करते हुए पूछा, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? बस, हमने पहले तुम्हारे साथ जितना भी बिहेव किया है उसके लिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। आखिरकार हम उस समय बहुत ही गलत थे। हमें आशा है कि आप हमें माफ कर सकते हैं। तारा ने अपने चेहरे पर एक पाखंडी मुस्कान के साथ रुद्राक्षी से माफी मांगी। हाँ, तुम लोगों को तो सच में रुद्राक्षी से माफी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ये सब तुम लोगों की वजह से नहीं है तो उसे इतनी तकलीफ कभी सहनी नहीं पड़ती। नियति ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए अहंकार में कहा। आखिरकार नियति का परिवार भी मुंबई शहर में एक अमीर परिवार है और साथ ही वह अभी भी युवा है, इसलिए उसका उनके सामने घमंड से बात करना तो बनता ही है ना, जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस समय उन सब की बातें सुनने के बाद रुद्राक्षी की आंखों में एक ठंडी झलक दिखाई देने लगी और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों की माफी को स्वीकार कर लूंगी, पर चूंकि यह एक माफी है तो तुम्हें थोड़ा सा ईमानदार तो होना ही होगा ना। इसीलिए हालांकि डॉक्टर ने कहा कि मैं कोई ड्रिंक नहीं कर सकती, लेकिन आखिरकार तुम लोगों के मुझसे माफी मांगना यह एक बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए आपको गंभीर होना होगा या मुझे एक गिलास कोक भी देना होगा। इस समय जब तारा ने रुद्राक्षी की बातें सुनी तो वह थोड़ा सा चौंक गई थी और फिर उसके चेहरे पर क्रोध की एक झलक चमक उठी, क्योंकि उसने एक दवा का पाउडर रुद्राक्षी के गर्म पानी के ग्लास में पहले ही मिला दिया था। तभी तारा की उदास अभिव्यक्ति को देखकर रुद्राक्षी के मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान धीरे धीरे दिखाई देने लगी, क्योंकि इस टाइम उसके सामने खड़ी तारा जो क्रोधित होना चाहती थी लेकिन क्रोधित नहीं हो पा रही थी, जिसे देखकर वो बता नहीं सकती कि वो कितनी दुखी थी। ऐसा नजारा देखना वाकई दुर्लभ है। अरे तुम्हें इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है और इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस यह उबला हुआ पानी ही पियो। तारा ने तेजी से अपना हाथ लहराते हुए कहा, क्योंकि वो इस दवा को अभी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसके पास केवल यही एकमात्र दवा थी और उसने अब इसका उपयोग कर लिया है। वो फिर से इसके लिए ब्रदर समीर के पास जाना नहीं चाहती थी। नहीं, तुमको इसे बदलना होगा। लोग कहते हैं कि माफी मांगने का सबसे अच्छा तरीका शराब का उपयोग करना है। हम अब कम उम्र के हैं, इसलिए हम पेय का भी उपयोग कर सकते हैं, तो हमें ये गर्म पानी का ग्लास को पेय के ग्लास में बदलना ही होगा। ये कहने के बाद रुद्राक्षी ने फिर से अपना सिर घुमाकर नियति को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, नियति, क्या तुम मुझे अपना पेय उधार दे सकती हो? इस समय रुद्राक्षी के व्यवहार को देखकर तारा ने जल्दी से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है रुद्राक्षी, मैं तुरंत तुम्हारे लिए कोक का एक गिलास तैयार करूंगा, तुम 1 मिनट रुको। तभी रुद्राक्षी ने भी अपना हाथ लहराते हुए उदासीनता से कहा, इससे तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मैं नियति का कोक उधार ले सकती हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है, नियति ने इसे पहले ही पी लिया है, इसलिए तुम इसे और नहीं पी सकते। मैं तुम्हारे लिए एक नए कोक के ग्लास जल्दी से लाती हूँ। तारा ने तुरंत अपने पेय को सामने के मेज पर रखा और दूसरी तरफ नए कोक के ग्लास को लाने के लिए चली गई। इस समय उसने अपने बस एक बात सोची कि उसे अभी देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसकी सारी प्लानिंग योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी।
क्योंकि उसे नहीं पता कि रुद्राक्षी ने अपने घर जाने से पहले उसके दिए गए उबले हुए पानी को पिएगी या नहीं पिएगी, इसलिए वो बस इस समय पहले एक गिलास कोक तैयार करके रुद्राक्षी को पिला सकती है। इस समय निता और दिति ने जब तारा के बहा से ऐसे जल्दबाजी में जाते हुए पीठ को देखा तो उन्हें अभी रुद्राक्षी का सामना करने में शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उस समय घर पर क्या क्या हुआ था और उस गैंगस्टरों के समय में भी, इसके बारे में सोचते हुए वे अच्छी तरह से जानते थे कि रुद्राक्षी उन सब को ऐसे ही तो कभी माफ नहीं आरेगी, और ऐसे भी इस समय उनकी रुद्राक्षी का सामना करने की हिम्मत भी बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उन दोनों ने ही अपने अपने हाथों में खेपे के ग्लास को मेज पर रखते हुए बिना कुछ बोले ही तारा के पीछे पीछे चले गए। तभी उन तीनों के जाते हुए पीठ को देखकर रुद्राक्षी ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्य किया और अपने दिल में ही कहा, ये सिर्फ तुम लोगों के लिए ब्याज का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर कुछ देर ऐसे ही बार पर बैठे हुए रुद्राक्षी ने इधर उधर सबको मस्ती करते हुए देखने के बाद ये समय लगभग समाप्त होता जा रहा था। फिर उसने नियति को देखा, जो सोफे पर उसके साथ ही बैठी हुई उत्साह के साथ खेल रही थी। फिर उसने उसके कान के पास आते हुए कहा, नियति मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, तो मैं पहले थोड़े समय के लिए बाहर जा रही हूँ। रुद्राक्षी की बात सुनकर नियति ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ तुम जाओ बाहर। इधर रूम छोड़ने के कुछ ही समय बाद तारा भी नया दवा डाले हुए कोक के ग्लास को वापस रूम में लेकर आ गई। हालांकि वो जब रूम के अंदर आए तो उसने पाया कि वहां पर रुद्राक्षी की कोई आकृति नहीं दिख रही है, जिसके कारण उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव दिखाई देने लगी। रुद्राक्षी कहाँ पर है? तारा ने घूरकर देखते हुए अपना सिर घुमाकर निता और उसके बगल में खड़ी दिति को देखकर पूछा। इस समय निता ने तेजी से अपना सिर हिलाते हुए डरकर कहा, मुझे नहीं पता, हम दोनों भी तो अभी तुम्हारे साथ ही बाहर गए थे। तभी तारा की आंखों में एक क्रोध का भाव झलक उठा और उसने दिति और अन्य लोगों को घूरकर देखा। आखिरकार उसे इस समय इतने मुश्किल के बाद भाई समीर से दवा मिल गई थी, तो वह रुद्राक्षी को इस तरह इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। इसके बारे में सोचने के बाद तारा ने तेजी से नियति के पास जाकर पूछा, नियति, रुद्राक्षी कहाँ पर है? वो कहीं दिख नहीं रही है। तभी नियति ने भी तारा की ओर दिखाते हुए मुस्कुरा कर कहा, ओह, अभी रुद्राक्षी ने कहा कि कुछ खाना खाने के बाद उसका पेट खराब हो गया था, इसलिए वो बाथरूम के लिए बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। ओह, तो वो शौचालय गई है। इस समय तारा की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई देने लगी। फिर वो तेजी से मुड़कर उस रूम से बाहर चली गई। तभी दिति और निता ने भी तारा का पीछा करते हुए पूछा, क्या रुद्राक्षी अभी शौचालय गई है? लेकिन तारा ने उनके सवालों का जवाब न देते हुए फिर से दिति और निता से कहा, निता, तुम अभी रुद्राक्षी को ढूंढने के लिए मेरे साथ आओगी, और दिति, तुम यहाँ पर रहकर चारों तरफ नजर रखोगी। फिर जब रुद्राक्षी यहाँ पर वापस आ जाए तो तुम आकर हमें बताओगी। ठीक है, दिति ने तारा और निता को जाते हुए देखकर सिर हिलाते हुए कहा। इस समय रुद्राक्षी ने यह अनुमान लगाते हुए कि यह समय लगभग समान है, तो वह बाहर जाकर एक चक्कर लगाते हुए पार्टी वाले रूम में वापस लौटकर आ गई। इस समय दिति को देखकर जो रूम में लौट आई थी, वो मुस्कुराई और बार टेबल की तरफ चली गई। तभी दिति ने उसके तरफ रुद्राक्षी को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी और उसने खुशी से रुद्राक्षी से कहा, रुद्राक्षी, तुम वापस आ गए। इस समय रुद्राक्षी ने भी धीरे से अपना सिर हिलाते हुए संदेह भरे लहजे से दिति को पूछा, हाँ, पर तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तारा और निता कहाँ पर है? तभी रुद्राक्षी के सवाल का सामना करते हुए दिति के चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी के भाग झलक उठी और उसने तुरंत रुद्राक्षी को समझाने के लिए कहा, ओह, उन्होंने सुना कि तुम शौचालय गए थे और इतने समय तक वापस नहीं आए हो, तो वह दोनों तुम्हारे बारे में चिंतित होकर तुम्हें देखने के लिए गए थे। ओह, तो ये बात है। रुद्राक्षी ने अपना सिर हिलाया। मैं उन्हें बुलाने जा रही हुए। इस समय दिति वास्तव में रुद्राक्षी के सामना करने में बहुत ही शर्मिंदा थी, इसलिए वो वहां से जाने का एक बहाना खोजकर जल्दी से वहां से दूर चला गया। इस टाइम रुद्राक्षी भी यही चाहती थी कि वह वहां से चली जाए, इसलिए उसने भी धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो तुम पहले जा सकती हो। तभी दिति ने अपना सिर नीचे करते हुए जल्दी रूम से बाहर निकलकर तारा और निता के पास चली गई। इस समय बार के टेबल पर कोक का एक और गिलास देखकर रुद्राक्षी के मुंह पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई देने लगी। फिर एक आह भरते हुए रुद्राक्षी ने कुछ देर तक अपने आप में भी बड़बड़ाती हुई कहने लगी, अरे वो लोग खुद मरना चाहते हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
तभी उसने ऐसे कोन से जिसे कोई भी नहीं देख सकता था, रुद्राक्षी ने निता और दिति द्वारा रखे गए कोक को बदल दिया। फिर दवा डाले गई कोक से बिना दवा डाले कोक के दूसरे कप में भी थोड़ा सा कोक डाल दिया, ताकि कोक वाले दोनों कपों में वो दवा मिक्स्ड हो जाए। मूल रूप से रुद्राक्षी चाहती थी कि तारा को ये परिणाम भुगतना पड़े, लेकिन योजना को लागू करने से पहले उसने तारा के शरीर पर एक नज़र डाली थी तो उसने पाया कि तारा अब पहले से ही कुंवारी लड़की नहीं रही, इसलिए उसे उस ड्रिंक और तारा को नहीं दिया। पर तारा को ये सब करने में हेल्प करने वाली उन दो समस्याओं को तो वो मजा सखा ही सकती है, इसलिए उसने अपने लक्ष्य के रूप में दिति और निता के शरीर पर ये सब ट्रांसफर स्थानांतरित कर दिया। उसी समय जब रुद्राक्षी ने दोनों ग्लास में कोक डालना खत्म किया, तभी तारा, निता और दिति वे तीनों जल्दी से रूम में वापस आ गए। फिर तारा ने मुस्कुराते हुए बार टेबल के किनारे बैठे रुद्राक्षी के पास जाते हुए अधिक कोला वाले कप पर एक नजर डाली और उसे अपने हाथ से उठाकर रुद्राक्षी को देते हुए कहा, रुद्राक्षी, ये रहा तुम्हारा पे का ग्लास, अब तुम इसे पीने से मना नहीं कर सकती। इस समय रुद्राक्षी के मुंह के कोने पर एक चंचलता से भरी मुस्कान दिखाई देने लगी। फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओह, ये तो स्वाभाविक रूप से मुझे करना ही होगा। ऐसा कहने के साथ ही रुद्राक्षी ने तारा और अन्य लोगों के सामने एक तिहाई कोका पिया। अभी अंततः रुद्राक्षी को ड्रिंक पीते देखकर तारा को राहत मिली और वह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपना ड्रिंक भी उठाकर उसका एक घूंट में पी लिया। इस समय तारा और रुद्राक्षी को कोका पीते देख दिति और निता ने भी अपने दिल में राहत की सांस ली कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके अभी इधर उधर भागे के कारण उनको भी बहुत प्यास लग रही थी। इसलिए उन्होंने अपने सामने रखा हुआ अपने कोका के ग्लासों को उठाकर जल्दी से ग्लास में बसे कोका को पी लिया। तभी जब रुद्राक्षी ने निता और दिति को दवा के साथ मिश्रित पेय पीते देखा तो उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अपना प्लान पूरा करने के बाद तारा, दिति और निता एक साथ वापस सोफे पर जाकर बैठ गई और रुद्राक्षी उनके ठीक पीछे रखी सोफे पर जाकर दूसरी लड़कियों के साथ बातचीत करने लगी। थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा था कि उस दवा का रिएक्शन शुरू हो गया था, जिसके कारण निता और दिति ने थोड़ा गर्म महसूस करते हुए एक साथ अपने अपने पतले कोटों को उतारकर सोफे के किनारे रख दिया। इस समय रुद्राक्षी की उम्मीद के मुताबिक इस स्थिति को देखते हुए उसने अपने दिल में व्यंग्य करते हुए हंसने लगी। ओह, मुझे फिर से अपने पेट में थोड़ी सी परेशानी महसूस होने लगी है, ऐसा लगता है कि मुझे फिर से शौचालय में जाना होगा। रुद्राक्षी ने अपने माथे को छूते हुए नियति और अपने आसपास बैठे अन्य लोगों से माफी मांगते हुए कहा। तभी नियति ने चिंतित होकर रुद्राक्षी से पूछा, क्या तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? तो सलो में भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। नहीं नियति, तुम यही बैठो, मैं रुद्राक्षी के साथ जाती हूँ। रुद्राक्षी की बातें सुनकर तारा की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई देने लगी। फिर वह जल्दी से उठकर खड़ी होते हुए बोली। तभी दिति ने भी उठते हुए बोली, तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राक्षी ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। नियति को इस समय केवल थोड़ी गर्मी सी महसूस होने लगी, इसलिए वह भी उठकर बोलने लगी, ठीक है, मैं भी अपना चेहरा धोने जा रही हूँ। फिर चारों लोग एक साथ रूम से बाहर निकल गई। शौचालय तो बाहर है, तो चलो एक साथ वहां पर चलते हैं, रुद्राक्षी ने अपने माथे को छूते हुए कहा। रुद्राक्षी के बात सुनकर तारा की आंखों में उत्साह की एक झलक चमक उठी, क्योंकि वह अभी भी सोच रही थी कि रुद्राक्षी को अपने साथ रहने के लिए कैसे लुभाया जाए। पर उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्षी अभी बाहर के शौचालय में अपने साथ उन्हें भी जाने के बारे में कहेगी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह लोग रुद्राक्षी को उस समय के टीवी के शौचालय में नहीं ढूंढ पा रहे थे। इस समय क्योंकि रुद्राक्षी ने पहले ही खुद से ऐसा कहा था, इसलिए तारा इसे स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगी। तभी तारा ने निता और दिति, जो दवा की असर के कारण उनके पीछे ही धीरे धीरे जा रही थी, उनसे कहा, ठीक है, तो फिर हम सारों ही एक साथ बाहर के टॉयलेट में चलते हैं। तारा की बातें सुनने के बाद निता और दिति दोनों ने ही अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बाहर की ओर चली गई। इस समय बाहर आते ही रुद्राक्षी ने उल्टी होने का बहाना करते हुए अपना मुंह ढककर तेजी से शौचालय की ओर भाग गई। इस समय रुद्राक्षी की शक्ल देखकर तारा ने अपने मन में व्यंग्य किया और अपना सिर घुमाकर उन दोनों से कहा, योजना के अनुसार तुम दोनों ऊपर होटल के रूम में जाने के लिए उसकी मदद करोगी। फिर तारा ने अपने पकेट से एक कार्ड को बाहर निकालते हुए उन दोनों के हाथ में दे दिया। ठीक है, निता और दिति दोनों ही इस काम के लिए थोड़े डरे हुए हैं, जिससे उन दोनों के शरीर थोड़ा कांपने लग गया था,
लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाने के बाद जल्दी से शौचालय की ओर चली गई। इस समय तारा ने अपने होठों पर व्यंग्य भरे उदास मुस्कान के साथ शौचालय की दरवाजे की ओर देखकर उदास होते हुए खुद से ही कहा, रुद्राक्षी, मैं तुम्हें इस बार मारने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगी, ताकि तुम कभी भी दूसरों के सामने अपना सर भी ना उठा सको। इस समय दिति और निता दोनों ही रुद्राक्षी को ढूंढने की कोशिश में बाथरूम के अंदर तक चले गए, लेकिन तभी अचानक उन्हें लगा कि उनके सामने का सब कुछ अंधेरा होता जा रहा है। फिर वह दोनों ही कश के एक आवाज के साथ जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। तभी रुद्राक्षी दरवाजे से बाहर की तरफ चली गई और उसने निता और दिति को देखा, जो जमीन पर गिर कर बेहोश हो गई थी। इसलिए उसने जल्दी से जाकर उनकी नब्ज जानने के लिए अपने घुटनों के बल बैठ गई। निश्चित रूप से इन लोगों ने मुझे नशा देने की कोशिश कर रही थी। इस समय रुद्राक्षी की आंखों में सिर्फ क्रोध ही झलक रही थी और साथ ही एक ठंडी रोशनी चमकती रही। फिर रुद्राक्षी ने सिंक के पास जाकर अपना चेहरा धोया, जिससे उसका चेहरा गीला हो गया, और फिर कुछ हद तक उत्सुकता के साथ शौचालय से बाहर भागते हुए केटीवी में काम कर रहे एक पुरुष वेटर को दरवाजे पर खींचते हुए कहा, वेटर, मेरी दोस्त को क्या हुआ पता नहीं, वह दोनों शौचालय में ही बेहोश हो गई, प्लीज आप उन्हें उठाने में मेरी जल्दी से मदद करो और मेरे अपने सहपाठियों के पास ले चलो। इस समय जब दोनों वेटरों ने रुद्राक्षी की बातें सुनी, तो उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वो दोनों जल्दी से शौचालय की ओर भागे। हालांकि रुद्राक्षी को यह नहीं पता था कि शौचालय में वेटर का पीछा करने के बाद ही रणबीर और शिवम भी उसी केटीवी के अंदर आए थे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मेरे दोनों सहपाठी ठीक है? रुद्राक्षी ने शौचालय के दरवाजे पर खड़ा होकर वेटर से पूछा, जो निता और दिति की जांच कर रहे थे। मम, ये ठीक होना चाहिए। इस समय उनकी शरीर से निकलने वाली गर्मी को देखते हुए उन्हें जरूर बुखार होना चाहिए। एक वेटर ने जांच करते हुए निता के हाथ में एक कार्ड देखा और फिर आगे कहा, ओह, ये तो ऊपर की होटल के कमरे का कार्ड है। मुझे लगता है कि हमें पहले उन्हें ऊपरी होटल में ले जाने के लिए मदद करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चू मुयू ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए घबराने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि इस समय वह क्या कर सकती है। इसीलिए उसने उन दो वेटर को ही कहा, दो सबसे बड़े भाई, क्या आप दोनों मेरे सहपाठियों को ऊपर ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं इस समय एक भी लड़की की मदद नहीं कर सकती। तभी दोनों पुरुष वेटरों ने भी एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, ऐसे भी हम अक्सर लोगों को ऊपर के होटल में ले जाते हैं। इस बार हम तुम्हारी इन सहपाठियों को भी ले जाने में मदद कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय रुद्राक्षी ने कृतज्ञतापूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर दो पुरुष वेटरों ने निता और दिति को जमीन पर से उठाने में मदद करते हुए शौचालय से बाहर चले गए। अचानक रुद्राक्षी ने अपना पेट ढांक लिया और दर्द से चिल्लाए, ओह मेरा पेट, ऐसा लगता है कि आज मेरा पेट बहुत ही खराब हो गया है। जब दो पुरुष वेटरों ने रुद्राक्षी को चीखता हुआ देखी और सुना, तो वे सभी उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? इस समय रुद्राक्षी ने अपने भौहें चढ़ाकर कहा, मैंने अभी पार्टी में कुछ गलत खाना खाया होगा, जिससे मेरा पेट बहुत असहज महसूस कर रहा है। दो सबसे बड़े भाई, कृपया आप पहले मेरे सहपाठियों की मदद करें, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अभी आपके साथ ऊपर तक नहीं जा पाऊंगी। ठीक है। चू मुयू की बातें सुनकर और उसके चेहरे पर दर्द का भाव देखकर उन दो वेटरों ने अपना सिर हाँ में हिलाने के बाद निता और दिति को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। तभी उनके वहां से जाते हुए पिट को देखने के बाद रुद्राक्षी ने समय देखने के लिए अपना हाथ उठाकर अपने कलाई में पहनी घड़ी को देखा, फिर यह सोचते हुए कि उनके इस प्लान के प्रभाव को देखने के लिए अभी भी 1.5 घंटा समय लगना ही चाहिए। फिर उसने अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। तभी कॉल कनेक्ट होने से पहले 2 बार फोन की घंटी बजने के बाद जब कॉल रिसीव हुआ तो उसने अपने मीठे आवाज में कहा, हेलो सिस्टर अनिका। हेलो सिस्टर रुद्राक्षी, क्या तुम अभी यहाँ आने की योजना बना रही हो? रुको, मैं अभी तुरंत अशोक को तुम्हें लेने के लिए वहां भेजूंगा। फोन के दूसरी तरफ से अनिका ने रुद्राक्षी से उत्साहपूर्वक पूछा। तभी रुद्राक्षी ने क्षमा मांगते हुए कहा, यह अभी भी इतनी जल्दी नहीं है, पर मैं 1.5 घंटे के बाद शहर के बिस में बने के टीवी के बाहर अशोक के आने का इंतजार करूंगी। 1.5 घंटे के बाद? ओह ठीक है, तो फिर मैं अशोक को बाद में तुम्हें फोन करने दूंगी। जब अनिका ने रुद्राक्षी के शब्द सुने तो अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है सिस्टर अनिका। रुद्राक्षी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल फोन रख दिया
और फिर कुछ देर शौचालय में बिताकर अपना पेट पकड़ते हुए नीचे चली गई। क्योंकि इस बड़ी ई मॉल में हमेशा बहुत ही अधिक निगरानी कैमरा लगी हुई होती है, इसलिए उसे इस समय पर्याप्त रूप से व्यवहार करना होगा। इस समय पार्टी रूम में जाने के समय को देरी करने के लिए रुद्राक्षी ने जानबूझकर पास ही में बने एक फार्मेसी को खोजने के लिए वहां से निकल गई, ये देखने के लिए कि क्या वहां पर दस्त के लिए कोई दवा है। फिर तो उसके पास सबको बोलने के लिए बहुत सारे बहाने भी हो गए। 40 से 50 मिनट समय तक वेट करने के बाद जब तारा ने रुद्राक्षी को पास आते हुए नहीं देखा तो वह बहुत ही खुश हो गई, लेकिन उसने इस समय तक नीता और दिति को भी वापस आते हुए नहीं देखा तो तारा ने अपने चेहरे पर भौहें चढ़ा ली। क्योंकि उनके योजना के मुताबिक अब तक तो नीता और दिति को उसके पास वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वे दोनों अभी तक वापस आए ही नहीं। फिर कुछ सोचते हुए तारा ने नीता को फोन किया, लेकिन पता चला कि वह उससे संपर्क नहीं कर सकती क्योंकि इस समय किसी ने भी उसके कॉल का जवाब ही नहीं दिया। ऐसे ही थोड़ी देर तक झिझकने के बाद तारा ने लापरवाही से एक बहाना बनाकर कमरे से बाहर की ओर चली गई। फिर ऊपर के होटल में ये देखने के लिए गई कि कहीं नीता और दिति वहां पर तो नहीं है। इस समय तारा बेहद ही सावधानी से उस रूम के पास गई जिसे उसने बुक किया था। फिर दरवाजे के सामने झुककर अंदर की शर्मनाक आवाजों को सुनने लगी। हालांकि उसने अंदर नहीं देखा, पर तारा को पता था कि उनकी वह योजना सफल ही रही होगी। इस समय अपने योजना की सफलता ने तारा को नीता और दिति के लापता होने को भूलकर खुश कर दिया था। वह अब भी दिति और नीता का मैनेजमेंट प्रबंधन करती है, लेकिन वह इस समय सिर्फ रुद्राक्षी को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है। इसलिए यह उसके लिए वहां से बाहर जाकर लोगों को बुलाने का समय है। यदि लोगों को बुलाने में बहुत देर हो गई तो यह इतना रोमांचक नहीं लगेगा। फिर तारा तेजी से वहां से घूमा और वापस पार्टी रूम की ओर भागी। फिर कुछ लड़कों को बुलाकर पूछने लगी, क्या तुम में से किसने रुद्राक्षी को देखा है? मैंने बहुत समय से उसे यहाँ क्यों नहीं देखा? रुद्राक्षी, मैंने तो नहीं देखा। क्या वो फिर से शौचालय जा रही है? जब सभी ने इस समय तारा की पूछताछ सुनी तो वे सभी इधर उधर देखने लगे और असमंजस में पड़ गए। लगभग 1 घंटा हो गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तारा ने चिंतित भाव दिखाते हुए भौहें चढ़ा लिया। तभी कुछ सोचने का नाटक करते हुए तारा ने थोड़ा चिंतित भाव से अपना हाथ उठाकर खड़े होते हुए कहा, मैं उसे अभी ढूंढने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हें मदद करूंगा, करण ने भी खड़े होते हुए कहा। मैं भी जाऊंगा। रुद्राक्षी अभी बाहर गई थी क्योंकि वो अस्वस्थ लग रही थी, इसलिए मुझे जाकर देखना होगा, नियति भी अपने जगह से उठते हुए कहा। अंत में 8 या 9 सहपाठियों ने एक साथ पार्टी रूम को छोड़ा और रुद्राक्षी को खोजने के लिए निकल पड़े। इस समय के टीवी के दरवाजे से बाहर चलते हुए तारा ने वहां से आते जाते वेटरों से पूछा कि क्या उन्होंने उनके सहपाठियों को देखा है। तभी वहां पर खड़े 2 वेटर आए, उनके पास आते हुए बोले, क्या तुम लोग उन 3 लड़कियों को ढूंढ रहे हो जो पहले शौचालय गई थी? अगर तुम लोग उन्हें ही ढूंढ रहे हो तो हम जानते हैं कि उनमें से 2 लड़कियों को बहुत तेज बुखार आ गया है, इसलिए हमने उन्हें ऊपर के होटल में भेज दिया था। तभी वेटर की बातें सुनकर नियति ने चिंतित होकर पूछा, बुखार है? अब वो लोग कहाँ पर हैं? आप हमें प्लीज जल्दी से उनके पास लेकर चलिए। इसी समय तारा ने अपने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वेटर जिन 2 लड़कियों के बारे में बात कर रहा था वह नीता और दिति तो नहीं थी, लेकिन नियति ने पहले ही उनके बारे में पूछ लिया था, जिसके कारण वह कुछ भी नहीं पूछ सकी, इसलिए वह बस अभी उन वेटरों के पीछे पीछे ही ऊपर जा सकती थी। उन्हें अचानक से बुखार क्यों हो गया? तरुण ने अपने भौहें चढ़ाते हुए कहा, रुद्राक्षी मूल रूप से यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे हमारे द्वारा यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया गया था। अब अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? रुद्राक्षी को उस समय स्कूल में तंग करने वाले स्टूडेंट्स में से एक ने भी चिंतित चेहरे के साथ कहा, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा तो मैं उसे कभी मजबूर नहीं करता। उस लड़के के शब्दों को सुनकर जिन सभी लोगों को रुद्राक्षी को आमंत्रित करने के लिए दिति द्वारा धक्का दिया गया था, उनके चेहरे पर अप्राकृतिक और दोषी होने के भाव थे, और उन सभी को इस बात का बहुत पछतावा था कि उन सबने रुद्राक्षी को यहाँ पर क्यों बुलाया था। उन्हें नहीं पता था कि रुद्राक्षी का तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण उन सभी ने मिलकर अपने साथ मस्ती करने के लिए उसे बाहर आने पर मजबूर किया था। इस समय पूरा भीड़ उन 2 वेटर के नेतृत्व में ऊपर के होटल तक चली गई। फिर जल्द ही सभी लोग उस रूम के बाहर भी पहुंच गए, जहां पर अभी नीता और दिति थे। यही है वो रूम। केटीवी के वेटर ने एक रूम की तरफ इशारा करते हुए उस होटल के वेटर से पूछा,
क्या तुम ये कमरा खोलने में हमारी मदद कर सकते हो? ठीक है। तभी होटल के परिचारक ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए सभी को दरवाजा खोलने में मदद करने लगा। उसी समय जब रुद्राक्षी ने दोनों ग्लास में कोक डालना खत्म किया, तभी तारा, निता और दिति वे तीनों जल्दी से रूम में वापस आ गए। फिर तारा ने मुस्कुराते हुए बार टेबल के किनारे बैठे रुद्राक्षी के पास जाते हुए अधिक कोला वाले कप पर एक नजर डाली और उसे अपने हाथ से उठाकर रुद्राक्षी को देते हुए कहा, रुद्राक्षी, ये रहा तुम्हारा पे का ग्लास, अब तुम इसे पीने से मना नहीं कर सकती। इस समय रुद्राक्षी के मुंह के कोने पर एक चंचलता से भरी मुस्कान दिखाई देने लगी। फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओह, ये तो स्वाभाविक रूप से मुझे करना ही होगा। ऐसा कहने के साथ ही रुद्राक्षी ने तारा और अन्य लोगों के सामने 1/3 कोका पिया। अभी अंततः रुद्राक्षी को ड्रिंक पीते देखकर तारा को राहत मिली और वह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपना ड्रिंक भी उठाकर उसका एक घूंट में पी लिया। इस समय तारा और रुद्राक्षी को कोका पीते देख दिति और निता ने भी अपने दिल में राहत की सांस ली। कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके अभी इधर उधर भागे के कारण उनको भी बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने अपने सामने रखा हुआ अपने कोका के ग्लासों को उठाकर जल्दी से ग्लास में बसे कोका को पी लिया। तभी जब रुद्राक्षी ने निता और दिति को दवा के साथ मिश्रित पेय पीते देखा, तो उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अपना प्लान पूरा करने के बाद तारा, दिति और निता एक साथ वापस सोफे पर जाकर बैठ गई और रुद्राक्षी उनके ठीक पीछे रखी सोफे पर जाकर दूसरी लड़कियों के साथ बातचीत करने लगी। थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा था कि उस दवा का रिएक्शन शुरू हो गया था, जिसके कारण निता और दिति ने थोड़ा गर्म महसूस करते हुए एक साथ अपने अपने पतले कोटों को उतारकर सोफे के किनारे रख दिया। इस समय रुद्राक्षी की उम्मीद के मुताबिक इस स्थिति को देखते हुए उसने अपने दिल में व्यंग्य करते हुए हंसने लगी। ओह, मुझे फिर से अपने पेट में थोड़ी सी परेशानी महसूस होने लगी है। ऐसा लगता है कि मुझे फिर से शौचालय में जाना होगा। रुद्राक्षी ने अपने माथे को छूते हुए नियति और अपने आसपास बैठे अन्य लोगों से माफी मांगते हुए कहा। तभी नियति ने चिंतित होकर रुद्राक्षी से पूछा, क्या तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? तो सलो में भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। नहीं नियति, तुम यही बैठो, मैं रुद्राक्षी के साथ जाती हूँ। रुद्राक्षी की बातें सुनकर तारा की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई देने लगी। फिर वह जल्दी से उठकर खड़ी होते हुए बोली। तभी दिति ने भी उठते हुए बोली, तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राक्षी ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। नियति को इस समय केवल थोड़ी गर्मी सी महसूस होने लगी, इसलिए वह भी उठकर बोलने लगी, ठीक है, मैं भी अपना चेहरा धोने जा रही हूँ। फिर चारों लोग एक साथ रूम से बाहर निकल गई। शौचालय तो बाहर है, तो चलो एक साथ वहां पर चलते हैं, रुद्राक्षी ने अपने माथे को छूते हुए कहा। रुद्राक्षी के बात सुनकर तारा की आंखों में उत्साह की एक झलक चमक उठी, क्योंकि वह अभी भी सोच रही थी कि रुद्राक्षी को अपने साथ रहने के लिए कैसे लुभाया जाए। पर उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्षी अभी बाहर के शौचालय में अपने साथ उन्हें भी जाने के बारे में कहेगी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह लोग रुद्राक्षी को उस समय के टीवी के शौचालय में नहीं ढूंढ पा रहे थे। इस समय क्योंकि रुद्राक्षी ने पहले ही खुद से ऐसा कहा था, इसलिए तारा इसे स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगी। तभी तारा ने निता और दिति, जो दवा की असर के कारण उनके पीछे ही धीरे धीरे जा रही थी, उनसे कहा, ठीक है, तो फिर हम सारों ही एक साथ बाहर के टॉयलेट में चलते हैं। तारा की बातें सुनने के बाद निता और दिति दोनों ने ही अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बाहर की ओर चली गई। इस समय बाहर आते ही रुद्राक्षी ने उल्टी होने का बहाना करते हुए अपना मुंह ढककर तेजी से शौचालय की ओर भाग गई। इस समय रुद्राक्षी की शक्ल देखकर तारा ने अपने मन में व्यंग्य किया और अपना सिर घुमाकर उन दोनों से कहा, योजना के अनुसार तुम दोनों ऊपर होटल के रूम में जाने के लिए उसकी मदद करोगी। फिर तारा ने अपने पकेट से एक कार्ड को बाहर निकालते हुए उन दोनों के हाथ में दे दिया। ठीक है, निता और दिति दोनों ही इस काम के लिए थोड़े डरे हुए हैं, जिससे उन दोनों के शरीर थोड़ा कांपने लग गया था, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाने के बाद जल्दी से शौचालय की ओर चली गई। इस समय तारा ने अपने होठों पर व्यंग्य भरे उदास मुस्कान के साथ शौचालय की दरवाजे की ओर देखकर उदास होते हुए खुद से ही कहा, रुद्राक्षी, मैं तुम्हें इस बार मारने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगी, ताकि तुम कभी भी दूसरों के सामने अपना सर भी ना उठा सको। इस समय दिति और निता दोनों ही रुद्राक्षी को ढूंढने की कोशिश में बाथरूम के अंदर तक चले गए, लेकिन तभी अचानक उन्हें लगा कि उनके सामने का सब कुछ अंधेरा होता जा रहा है
फिर वह दोनों ही कश के एक आवाज के साथ जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। तभी रुद्राक्षी दरवाजे से बाहर की तरफ चली गई और उसने नीता और दिति को देखा, जो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी, इसलिए उसने जल्दी से जाकर उनकी नब्ज जानने के लिए अपने घुटनों के बल बैठ गई। निश्चित रूप से इन लोगों ने मुझे नशा देने की कोशिश कर रही थी। इस समय रुद्राक्षी की आंखों में सिर्फ क्रोध ही झलक रही थी, और साथ ही एक ठंडी रोशनी चमकती रही। फिर रुद्राक्षी ने सिंक के पास जाकर अपना चेहरा धोया, जिससे उसका चेहरा गीला हो गया, और फिर कुछ हद तक उत्सुकता के साथ शौचालय से बाहर भागते हुए केटीवी में काम कर रहे एक पुरुष वेटर को दरवाजे पर खींचते हुए कहा, वेटर, मेरी दोस्त को क्या हुआ पता नहीं, वह दोनों शौचालय में ही बेहोश हो गई, प्लीज आप उन्हें उठाने में मेरी जल्दी से मदद करो और मेरे अपने सहपाठियों के पास ले चलो। इस समय जब दोनों वेटरों ने रुद्राक्षी की बातें सुनी, तो उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वो दोनों जल्दी से शौचालय की ओर भागे। हालांकि रुद्राक्षी को यह नहीं पता था कि शौचालय में वेटर का पीछा करने के बाद ही रणबीर और शिवम भी उसी केटीवी के अंदर आए थे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मेरे दोनों सहपाठी ठीक है? रुद्राक्षी ने शौचालय के दरवाजे पर खड़ा होकर वेटर से पूछा, जो नीता और दिति की जांच कर रहे थे। मम, ये ठीक होना चाहिए। इस समय उनकी शरीर से निकलने वाली गर्मी को देखते हुए उन्हें जरूर बुखार होना चाहिए। एक वेटर ने जांच करते हुए नीता के हाथ में एक कार्ड देखा और फिर आगे कहा, ओह, ये तो ऊपर की होटल के कमरे का कार्ड है। मुझे लगता है कि हमें पहले उन्हें ऊपरी होटल में ले जाने के लिए मदद करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चू मुयू ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए घबराने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि इस समय वह क्या कर सकती है। इसीलिए उसने उन दो वेटर को ही कहा, दो सबसे बड़े भाई, क्या आप दोनों मेरे सहपाठियों को ऊपर ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं इस समय एक भी लड़की की मदद नहीं कर सकती। तभी दोनों पुरुष वेटरों ने भी एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, ऐसे भी हम अक्सर लोगों को ऊपर के होटल में ले जाते हैं, इस बार हम तुम्हारी इन सहपाठियों को भी ले जाने में मदद कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय रुद्राक्षी ने कृतज्ञतापूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर दो पुरुष वेटरों ने नीता और दिति को जमीन पर से उठाने में मदद करते हुए शौचालय से बाहर चले गए। अचानक रुद्राक्षी ने अपना पेट ढंक लिया और दर्द से चिल्लाई, ओह मेरा पेट, ऐसा लगता है कि आज मेरा पेट बहुत ही खराब हो गया है। जब दो पुरुष वेटरों ने रुद्राक्षी को चीखता हुआ देखी और सुना, तो वे सभी उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? इस समय रुद्राक्षी ने अपने भौहें चढ़ाकर कहा, मैंने अभी पार्टी में कुछ गलत खाना खाया होगा, जिससे मेरा पेट बहुत असहज महसूस कर रहा है। दो सबसे बड़े भाई, कृपया आप पहले मेरे सहपाठियों की मदद करें, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अभी आपके साथ ऊपर तक नहीं जा पाऊंगी। ठीक है। चू मुयू की बातें सुनकर और उसके चेहरे पर दर्द का भाव देखकर उन दो वेटरों ने अपना सिर हाँ में हिलाने के बाद नीता और दिति को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। तभी उनके वहां से जाते हुए पिट को देखने के बाद रुद्राक्षी ने समय देखने के लिए अपना हाथ उठाकर अपने कलाई में पहनी घड़ी को देखा, फिर यह सोचते हुए कि उनके इस प्लान के प्रभाव को देखने के लिए अभी भी 1.5 घंटा समय लगना ही चाहिए। फिर उसने अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। तभी कॉल कनेक्ट होने से पहले 2 बार फोन की घंटी बजने के बाद जब कल रिसीव हुआ तो उसने अपने मीठे आवाज में कहा, हेलो सिस्टर अनिका। हेलो सिस्टर रुद्राक्षी, क्या तुम अभी यहाँ आने की योजना बना रही हो? रुको, मैं अभी तुरंत अशोक को तुम्हें लेने के लिए वहां भेजूंगा। फोन के दूसरी तरफ से अनिका ने रुद्राक्षी से उत्साहपूर्वक पूछा। तभी रुद्राक्षी ने क्षमा मांगते हुए कहा, यह अभी भी इतनी जल्दी नहीं है, पर मैं 1.5 घंटे के बाद शहर के बिस में बने के टीवी के बाहर अशोक के आने का इंतजार करूंगी। 1.5 घंटे के बाद? ओह ठीक है, तो फिर मैं अशोक को बाद में तुम्हें फोन करने दूंगी। जब अनिका ने रुद्राक्षी के शब्द सुने तो अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है सिस्टर अनिका। रुद्राक्षी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल फोन रख दिया और फिर कुछ देर शौचालय में बिताकर अपना पेट पकड़ते हुए नीचे चली गई, क्योंकि इस बड़ी ई मॉल में हमेशा बहुत ही अधिक निगरानी कैमरा लगी हुई होती है, इसलिए उसे इस समय पर्याप्त रूप से व्यवहार करना होगा। इस समय पार्टी रूम में जाने के समय को देरी करने के लिए रुद्राक्षी ने जानबूझकर पास ही में बने एक फार्मेसी को खोजने के लिए वहां से निकल गई, ये देखने के लिए कि क्या वहां पर दस्त के लिए कोई दवा है। फिर तो उसके पास सबको बोलने के लिए बहुत सारे बहाने भी हो गए। 40 से 50 मिनट समय तक वेट करने के बाद
जब तारा ने रुद्राक्षी को बास आते हुए नहीं देखा तो वह बहुत ही खुश हो गई, लेकिन उसने इस समय तक नीता और दिति को भी वापस आते हुए नहीं देखा तो तारा ने अपने चेहरे पर भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उनके योजना के मुताबिक अब तक तो नीता और दिति को उसके पास वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वे दोनों अभी तक वापस आए ही नहीं। फिर कुछ सोचते हुए तारा ने नीता को फोन किया, लेकिन पता चला कि वह उससे संपर्क नहीं कर सकती क्योंकि इस समय किसी ने भी उसके कॉल का जवाब ही नहीं दिया। ऐसे ही थोड़ी देर तक झिझकने के बाद तारा ने लापरवाही से एक बहाना बनाकर कमरे से बाहर की ओर चली गई। फिर ऊपर के होटल में ये देखने के लिए गई कि कहीं नीता और दिति वहां पर तो नहीं है। इस समय तारा बेहद ही सावधानी से उस रूम के पास गई जिसे उसने बुक किया था। फिर दरवाजे के सामने झुककर अंदर की शर्मनाक आवाजों को सुनने लगी। हालांकि उसने अंदर नहीं देखा, पर तारा को पता था कि उनकी वह योजना सफल ही रही होगी। इस समय अपने योजना की सफलता ने तारा को नीता और दिति के लापता होने को भूलकर खुश कर दिया था। वह अब भी दिति और नीता का मैनेजमेंट प्रबंधन करती है, लेकिन वह इस समय सिर्फ रुद्राक्षी को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है। इसलिए यह उसके लिए वहां से बाहर जाकर लोगों को बुलाने का समय है। यदि लोगों को बुलाने में बहुत देर हो गई तो यह इतना रोमांचक नहीं लगेगा। फिर तारा तेजी से वहां से घूमा और वापस पार्टी रूम की ओर भागी। फिर कुछ लड़कों को बुलाकर पूछने लगी, क्या तुम में से किसने रुद्राक्षी को देखा है? मैंने बहुत समय से उसे यहाँ क्यों नहीं देखा? रुद्राक्षी? मैंने तो नहीं देखा। क्या वो फिर से शौचालय जा रही है? जब सभी ने इस समय तारा की पूछताछ सुनी तो वे सभी इधर उधर देखने लगे और असमंजस में पड़ गए। लगभग 1 घंटा हो गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तारा ने चिंतित भाव दिखाते हुए भौहें चढ़ा लिया। तभी कुछ सोचने का नाटक करते हुए तारा ने थोड़ा चिंतित भाव से अपना हाथ उठाकर खड़े होते हुए कहा, मैं उसे अभी ढूंढने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हें मदद करूंगा, करण ने भी खड़े होते हुए कहा। मैं भी जाऊंगा। रुद्राक्षी अभी बाहर गई थी क्योंकि वो अस्वस्थ लग रही थी, इसलिए मुझे जाकर देखना होगा। नियति भी अपने जगह से उठते हुए कहा। अंत में 8 या 9 सहपाठियों ने एक साथ पार्टी रूम को छोड़ा और रुद्राक्षी को खोजने के लिए निकल पड़े। इस समय केटीवी के दरवाजे से बाहर चलते हुए तारा ने वहां से आते जाते वेटरों से पूछा कि क्या उन्होंने उनके सहपाठियों को देखा है। तभी वहां पर खड़े 2 वेटर आए। उनके पास आते हुए बोले, क्या तुम लोग उन 3 लड़कियों को ढूंढ रहे हो जो पहले शौचालय गई थी? अगर तुम लोग उन्हें ही ढूंढ रहे हो तो हम जानते हैं कि उनमें से 2 लड़कियों को बहुत तेज बुखार आ गया है, इसलिए हमने उन्हें ऊपर के होटल में भेज दिया था। तभी वेटर की बातें सुनकर नियति ने चिंतित होकर पूछा, बुखार है? अब वो लोग कहां पर हैं? आप हमें प्लीज जल्दी से उनके पास लेकर चलिए। इसी समय तारा ने अपने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वेटर जिन 2 लड़कियों के बारे में बात कर रहा था वो नीता और दिति तो नहीं थी, लेकिन नियति ने पहले ही उनके बारे में पूछ लिया था, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं पूछ सकी। इसलिए वो बस अभी उन वेटरों के पीछे पीछे ही ऊपर जा सकती थी। उन्हें अचानक से बुखार क्यों हो गया? तरुण ने अपने भौहें चढ़ाते हुए कहा। रुद्राक्षी मूल रूप से यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे हमारे द्वारा यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया गया था। अब अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? रुद्राक्षी को उस समय स्कूल में तंग करने वाले स्टूडेंट्स में से एक ने भी चिंतित चेहरे के साथ कहा, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा तो मैं उसे कभी मजबूर नहीं करता। उस लड़के के शब्दों को सुनकर जिन सभी लोगों को रुद्राक्षी को आमंत्रित करने के लिए दिति द्वारा धक्का दिया गया था, उनके चेहरे पर अप्राकृतिक और दोषी होने के भाव थे, और उन सभी को इस बात का बहुत पछतावा था कि उन सबने रुद्राक्षी को यहाँ पर क्यों बुलाया था। उन्हें नहीं पता था कि रुद्राक्षी का तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण उन सभी ने मिलकर अपने साथ मस्ती करने के लिए उसे बाहर आने पर मजबूर किया था। इस समय पूरा भीड़ उन 2 वेटर के नेतृत्व में ऊपर के होटल तक चली गई। फिर जल्द ही सभी लोग उस रूम के बाहर भी पहुंच गए जहां पर अभी नीता और दिति थे। यही है वो रूम। केटीवी के वेटर ने एक रूम की तरफ इशारा करते हुए उस होटल के वेटर से पूछा, क्या तुम ये कमरा खोलने में हमारी मदद कर सकते हो? ठीक है। तभी होटल के परिचारक ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए सभी को दरवाजा खोलने में मदद करने लगा। इस समय जब सभी स्टूडेंट्स कमरे के अंदर आए तो उन्होंने सिसकी भरी आवाजें और हांफने की आवाजें सुनी। तभी कमरे अंदर आते हुए केटीवी के वेटर और होटल के वेटर, यहां तक कि तारा के अपने साथ लाए गए सभी लोगों के चेहरे पर भी सदमे और अविश्वास के भाव उभर आए, क्योंकि इस समय रूम के अंदर बिस्तर पे 2 महिलाओं के साथ एक आदमी को मंद रोशनी के नीचे चादरों पर लोटते हुए देख रहे थे।
आह! नियति ने जल्दी से अपनी आंखों को अपने हाथों से ढंकते हुए चिल्लाई और बिना देखे तेजी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। इस समय तारा ने भी अपनी आंखें मलते हुए बिस्तर पर लेटे दो लोगों को अविश्वास भरे नजरों से देखा। कैसे? ये कैसे हो सकता है? रुद्राक्षी? तभी तारा ने इस छोटे से कमरे को खंगालते हुए अपने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसे रुद्राक्षी कहीं नहीं मिल रही थी। निता और दिति इस समय तक तरुण जैसे सभी लड़के बुदबुदाते हुए कह रहे थे और देखते रहे कि उनके सामने अभी क्या हो रहा था, क्योंकि यह सब उन सभी के लिए बहुत ही अविश्वसनीय था। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि निता और दिति, जो क्लास में बहुत ही अच्छे व्यवहार करने वाले दिखते थे, उनका निजी जीवन इतना गंदा होगा। इस समय हर कोई भूल गया था कि वे सभी वहां पर रुद्राक्षी को ढूंढने के लिए आए थे। शायद निता और दिति ने कोक के जरिए जो दवा पिया था उसके औषधीय गुण अपेक्षाकृत उग्र है, इसीलिए इस समय ऐसा लग रहा था जैसे निता और दिति ने अभी तक अपने शरीर से उस औषधीय गुणों को पीछे नहीं छोड़ा है। वे अभी भी बेहद जोश में लग रहे थे, लेकिन जिस आदमी ने उन्हें अपने शरीर के नीचे दबाया हुआ था, वह आदमी अपने होश में आते हुए अभी इस कमरे में दिखाई देने वाले लोगों को घूर कर देख रहा था। उन सबको नहीं पता था कि यह आदमी कौन था, लेकिन उन तीनों में से होश में आने वाला पहला व्यक्ति वही था। तभी उन स्टूडेंट्स में से कोई उस कमरे से बाहर निकलते हुए होटल के नीचे बने हुए केटीवी की ओर दौड़ते हुए चला गया। ये स्पष्ट था कि वो इस समय पार्टी रूम में मस्ती कर रहे सभी सहपाठियों को बुलाने के लिए जा रहा था। अरे अभी कुछ गलत हो गया है, एक पुरुष सहपाठी वापस पार्टी के रूम की ओर आते हुए चिल्लाकर कहा। तभी उस रूम में जो लोग अभी भी मस्ती कर रहे थे, उन्होंने जब किसी को ऐसे चिल्लाते हुए रूम के अंदर आते हुए देखा तो उन सभी ने अपने मस्ती छोड़कर जल्दी से उस स्टूडेंट के पास आते हुए पूछा, अरे तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ है? अरे तुम इतना चिंतित क्यों हो रहे हो? चलो पहले एक गिलास पानी पी लो, फिर हमें धीरे धीरे बताओ कि क्या हो रहा है। तभी एक सहपाठी ने उस लड़के को, जो अभी बहुत ही भयभीत होकर वापस उन सबके पास भागकर आ गया था, उसे सांत्वना देते हुए एक पानी का ग्लास उसके आगे कर दिया। फिर उस लड़के ने पानी के ग्लास से पारा पानी एक ही सांस में पीते हुए एक गहरी सांस ली और आगे कहा, निता और दिति ऊपर के होटल की कमरे के अंदर एक दुर्घटना में है। क्या क्या कहा तुमने? उन्हें क्या हुआ है? जब सभी ने सुना कि निता और दिता का एक्सीडेंट हो गया है, तो वे सभी संतित होकर फिर से चिल्लाने लगे। वाह वाह, ओह, मुझे ये कहा नहीं जाएगा। इससे तो अच्छा है कि सब लोग एक साथ चलो और खूब देख लो। उस लड़के ने अपना मुंह तो खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब उन सभी के सामने कैसे कहे। इसलिए उसने अंत में अपने पैरों को फ्लो पर पटकते हुए उन सबको एक इशारा देकर केटीवी के रूम से बाहर भागते हुए फिर से होटल की रूम की तरफ चला गया। अरे तुम सब अब यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और सल कर देखो। इस समय जब छात्रों को उस लड़के से कोई उत्तर नहीं मिला, तो उनके दिलों में एक गपशप के कारक उभर रहे थे और उन्होंने जल्दबाजी में एक दूसरे को धक्का देते हुए वहां से होटल की ओर जाने लगे। इसी समय रणबीर, जो केटीवी के आंतरिक बाथरूम से बाहर आ रहे थे, वो उन छात्रों के एक समूह को बाहर निकलने के बाद ऊपर होटल की तरफ भागकर जाते हुए देखकर बहुत ही उत्साहित हो गई। क्या वहां पर देखने के लिए कोई अच्छा सा शो है? रणबीर ने खुद से ही बुदबुदाया और फिर उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई देने लगी। फिर उसने खुद से ही कहा, वैसे भी अभी तो बॉस अंदर काम कर रहा है, तो क्यों ना मैं ही बाहर जाकर देखूं। उसी समय रुद्राक्षी भी पहले ही अपने लिए दस्त की दवा लेकर केटीवी पर लौट आया था और ऊपर के होटल तक भाग रहे अन्य लोगों से जा टकराए। रुद्राक्षी, तुम यहाँ पर क्यों हो? उस लड़के ने रुद्राक्षी को आश्चर्य से देखते हुए पूछा। तभी रुद्राक्षी ने दवा को अपने हाथ में हिलाते हुए कहा, अरे मुझे ना कुछ दस्त का प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मैं दवा खरीदने के लिए बाहर चली गई थी। फिर उसने कुछ हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम सब ऐसे बाहर क्यों भाग रहे हो? तभी उस लड़के ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ओह, मैं अभी कुछ समय के लिए इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर निता और दिति का होटल के एक रूम में एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ है उन्हें? वे तो पहले ठीक थे। रुद्राक्षी ने अपने चेहरे पर हैरान करने वाले भाव के साथ कहा, वे लोग अब कहाँ हैं? जल्दी करो और मुझे देखने के लिए ले चलो। ये सब ऊपर होटल में है। कुछ मिनट बाद जब रुद्राक्षी और बाकी सभी लोग होटल के उस कमरे में आए तो कमरे के अंदर की स्थिति को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गई। इस समय निता और दिति दोनों पर से उस दवा का प्रभाव लगभग गायब हो गया था। इसलिए
वे सभी बिस्तर पर रजाई पकड़ते हुए अपने शरीर को धंध कर रो रहे हैं। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वे यहाँ पर इस हालत में क्यों हैं। उन्हें तारा द्वारा व्यवस्थित व्यक्ति को यहाँ पर होना चाहिए था। जाहिर तौर पर वो व्यक्ति और कोई नहीं हमारी रुद्राक्षी ही है, लेकिन अब जब उसकी जगह उन्होंने ले ली है तो वे इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही वे दोनों इस पर विश्वास करना चाहते हैं। इस समय जो सहपाठी अभी अभी अंदर आए थे उन्हें पता ही नहीं चला कि वहां पर हो क्या रहा है, जिसके कारण उन सभी ने एक दूसरे को देखते हुए वहां पहले से ही खड़े तरुण और अन्य लोगों से इसके बारे में जल्दी से पूछना शुरू किया। फिर कुछ समय पूछताछ करने पर उन्हें भी पता चला कि वहां पर असलियत में हो क्या रहा था। ये सब जानने के बाद बहक खड़े प्रत्येक सहपाठी के चेहरे पर हैरान और अविश्वसनीय भाव उभर आए थे। बेशक अब दिति और निता के ऊपर से उन सबकी नजरें थोड़ी अलग हो गई हैं। इस समय तारा ने दिति और निता उन दोनों को देखते हुए फिर दूसरों को देखने के लिए मुड़ी, और भीड़ में रुद्राक्षी को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया था। रुद्राक्षी, तारा ने रुद्राक्षी पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये तुम हो? तुमने ही उनके साथ ये सब क्या है ना? तभी रुद्राक्षी ने भी अपने चेहरे पर बहुत ही मासूम सी भाव दिखाते हुए खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैंने उनके साथ क्या क्या है? तभी तारा ने भी अपना गुस्सा दिखाते हुए रुद्राक्षी से कहा, अगर ये तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है तो और किसके वजह से हुआ? नेता और दिति तो तुम्हारे ही साथ गए थे ना? इस समय रुद्राक्षी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने अपने साथ लाए हुए दवा को एक हाथ से लहराते हुए कहा, अरे मेरा पेट बहुत असहज था, इसलिए मैंने विशेष रूप से दवा खरीदने के लिए बाहर चली गई थी, और यह सब ये केटीवी वेटर अतसे से जानता है। यदि तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम उनसे भी पूछ सकते हो। केटीवी के वेटर जो सभी को नेता और दिति के पास लाया था, उसने जब रुद्राक्षी की बात सुनी तो उसने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ओह हाँ, मैं इस मामले के बारे में गवाही दे सकता हूँ। यह मैं और मेरा साथी ही थे जिसने दोनों लड़कियों की मदद करके उन्हें यहाँ पर लाया था, और इन्हीं वेट्रेस ने हमें रूम के दरवाजा खोलने में मदद की थी। उसके बाद केटीवी के वेटर ने अपने बगल में खड़े होटल की वेट्रेस की तरफ इशारा किया, और तभी उस वेट्रेस ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहने लगा, ये सहपाठी, मैं भी इसमें गवाही दे सकती हूँ। उस समय तुम्हारे ये सहपाठी बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें रजाई डालने में उनकी मदद की थी। फिर मैं दरवाजा बंद करके यहाँ से चली गई। तरुण, जिसे रुद्राक्षी ने ठीक किया था, उसने वेटर की सभी बातें सुनी और अचानक उसके दिल में एक गुस्सा पैदा हो गया। फिर उसने तारा पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने उन दोनों की बातें सुनी? तारा, इस तरह की चीज रुद्राक्षी कभी नहीं कर सकती है और तुम उसके ऊपर यहाँ इस तरह के गंदे आरोप नहीं लगा सकते। हाँ, सही कहा तुमने, नियतक ने भी अपना सिर सहमति में हिलाते हुए कहा। इस समय रुद्राक्षी का चेहरा पूरे ठंडे भावे से भरा हुआ था और उसने दर्शकों को कुछ सबूत बताए जो उसने जानबूझकर अपने रास्ते पर छोड़ दिए थे। यदि तुम इस पर विश्वास नहीं करना चाहते हो तो तुम नीचे जाकर सुरक्षा गार्ड से पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने उस समय उनसे पूछा था कि वहां पर आसपास कोई फार्मेसी है या नहीं, इसलिए उन्हें अभी तक तो मुझे याद रखना ही चाहिए। इस समय अचानक सभी ने रुद्राक्षी की बातों पर विश्वास कर लिया। यह पहले से ही इतना स्पष्ट था, यह नकली कैसे हो सकता है? फिर तारा को देख रहे सभी लोगों की निगाहें भी अब थोड़ी नाराजगी से भरी हुई लग रही थीं। इस समय रणबीर अपनी बाहों को अपने छाती की तरफ मोड़ते हुए दरवाजे पर झुककर खड़े होते हुए अपनी ठुड्डी को छुआ और रुद्राक्षी को दिलचस्पी भरे नजरों से देखते हुए खुद से ही बुदबुदाया, ये लड़की वास्तव में बहुत ही असाधारण है। इस तरह की चीजों का सामना करते समय भी उसका मन इस तरह से शांत और स्पष्ट हो सकता है। अरे तुम्हारे दवा खरीदने जो से पहले ही तुमने उनके साथ यह सब किया होगा ना? तारा अभी भी रुद्राक्षी को ही इन सब में फंसाना चाहती थी। इस समय रुद्राक्षी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तारा अब तक इसे स्वीकार करना नहीं चाहती थी, बल्कि इन सब के लिए उसे ही फंसाना चाहती है। फिर उसने अपने मन में ही कहा, क्योंकि तुम मुझे इन सब में फंसाना चाहती हो, तो फिर अब तुम अपनी इज्जत न बचा पाने के लिए मुझे दोष मत देना। फिर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए वेटर की तरफ देखकर विनम्रता से पूछा, वेटर बहन, अगर मुझे सही याद है तो आपने कहा था कि उस समय आपने यहाँ से जाते समय दरवाजा बंद किया था। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अगर कोई दूसरे इंसान इस कमरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए कमरे की कोई आवश्यकता है? हाँ, यहाँ पर एक रूम कार्ड की आवश्यकता है, लेकिन रूम कार्ड हमारे काउंटर पर है।
मुझे ये स्पष्ट रूप से याद है कि हमारे होटल ने व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने के बाद ही मूल रूप से रूम का कार्ड दिया था। फिर वेट्रेस ने तारा की ओर देखते हुए अपने भौहें सिकोड़ ली और फिर आगे कहा, यह महिला, तुम ही पहले कमरा बुक करने के लिए काउंटर पर आई थी ना? मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने जो कमरा बुक किया था, उस कमरे के 2 कार्ड मांगे थे। उस समय मैं अभी भी सोच रहा था कि तुम एक छोटी सी लड़की को एक कमरे के 2 कार्ड क्यों चाहिए था? एक कमरे के 2 कार्ड? रुद्राक्षी ने तारा की ओर देखते हुए अपने मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं पता सहपाठी तारा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन 2 रूम कार्डों में से तुमने मुझे कौन सी रूम का कार्ड दिया है? मैंने स्वाभाविक रूप से इसे तुम्हारे हाथ में दे दिया था, क्योंकि तुम उस समय बहुत असहज महसूस कर रहे थे। इसलिए मैंने निता से इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। तारा ने तुरंत सबको समझाते हुए कहा। बस एक कार्ड मेरे हाथ में दे दिया था, रुद्राक्षी ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, फिर तारा को अपनी ठंडी आंखों से घूरते हुए देखने लगी। रुद्राक्षी के आंखों को देखते हुए तारा इस समय इतना घबरा गई थी कि उसने स्वाभाविक रूप से जो उसके मुंह में आया वही बातें सबके सामने उगल दिया। बेशक मैंने तुम्हें केवल एक ही कार्ड दिया था। इस समय बाहर खड़े होकर अच्छा शो देख रहे रणबीर ने अंदर की बातचीतों को सुनकर उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट उभर आया, क्योंकि इस समय उसने एक बहुत ही खूबसूरत पतली पीठ को देखा, जिसमें बहुत ही आत्मविश्वास भरे हुए थे। इस समय इस आकृति की रूपरेखा फिर से देखकर उसकी आंखों में बहुत ही दिलचस्प मुस्कान और भी मजबूत हो गई। क्योंकि तुमने सबके सामने कहा है कि तुमने मुझे केवल एक ही कार्ड दिया था, तो मुझे नहीं पता कि तुमने दूसरा कार्ड किसे दिया था। तभी रुद्राक्षी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तारा से पूछा। तारा इस समय फिर से कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन उसके आधे शब्द उसके गले में ही अटक गए। लेकिन उसको याद आया कि उस समय वही ब्रदर समीर को ढूंढने के लिए गई थी, और फिर उसने ही ब्रदर समीर को उस कमरे का कार्ड दिया था। तभी तारा के यादों में खलल डालते हुए रुद्राक्षी ने अपने हाथों को फैलाते हुए मासूमियत से कहा, ठीक है, मैंने पहले ही वह सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था, और मैंने अपनी बेगुनाही भी साबित कर दी है। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इस समय रणबीर ने रुद्राक्षी को अपने उज्ज्वल आंखों से देखा और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान और भी अधिक शानदार हो गया। फिर उसमें खुद से ही कहा, अरे ये छोटी बच्ची तो सचमुच सबसे बहुत ही अलग है, और यह कुछ कुछ उनके तरीके की जैसा ही है। वह भी कभी दूसरों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ता है। अरे नहीं, मुझे ये थोड़ा सा गलत याद आया था, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी टेंशन में थी ना, इसलिए। पर मुझे अब साफ याद आया है कि मैंने दोनों कार्ड दिति के हाथों में सौंप दिया था, इसीलिए तुम्हें उससे एक और कार्ड भी मिला ही होगा। तारा ने इस समय अपनी स्कर्ट को जोर से पकड़ते हुए तुरंत जवाब दिया और फिर आगे कहने लगा, हाँ, मैंने दिति के हाथ में ही दिया था। चाहे तो तुम लोग उससे पूछ सकते हो। ये कहने की साथ ही उसने दिति के तरफ देखकर इशारा किया, जो इस समय बिस्तर पर सिर झुकाकर चुपचाप रो रही थी। तभी रुद्राक्षी ने भी असहाय होकर आह भरी, और उसके तारा के प्रति अपनी अनिच्छा के बारे में सोचते हुए उसे इस समय थोड़ा सा हास्यास्पद लगा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, इसके बारे में अब तुम लोग क्या सोचते हो? तभी तरुण ने सबसे आगे आकर कहा, हम लोग स्वाभाविक रूप से तुम पर विश्वास करते हैं रुद्राक्षी, क्योंकि तारा ने कहा कि उसने पहले दिति के पास एक कार्ड दिया था, लेकिन अब इतनी जल्दी उसने अपने सभी शब्दों को बदल दिए। जाहिर तौर पर वही है जो हम सबसे झूठ बोल रही है। तभी करण ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं भी उस व्यक्ति के बजाय तुम पर भरोसा करना पसंद करूंगी जिसने पहले मेरा मन बदल दिया था रुद्राक्षी। इस समय अन्य सहपाठियों ने कुछ भी बात नहीं किया, लेकिन उन सभी ने तरुण और करण ने जो कहा उससे मौन सहमति व्यक्त करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। इस समय तरुण और करण के बातें सुनते हुए वहां के सभी लोगों की चेहरे के भावों को देखकर रुद्राक्षी का मुंह मुस्कुराहट से भर गया और उसकी आंखों में एक विजयी मुस्कान चमक उठी। लेकिन इस मुस्कुराहट पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, पर वहां से थोड़ी ही दूरी पर खड़े रणबीर की आंखों ने इसे अच्छी तरह से देख लिया था। तभी रणबीर ने अपनी ठुड्डी को छूते हुए अपने मुंह के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाते हुए कहा, आह, ये लड़की वास्तव में बहुत ही मजबूत है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। हालांकि इस समय रणबीर को यह नहीं पता था कि रुद्राक्षी की उन लड़कियों के साथ कौन सा झगड़ा हुआ था। हालांकि तारा को जवाब देने में रुद्राक्षी के कड़े रवैये को देखकर उसके दिल में कमोबेश अनुमान लगाया गया था कि रुद्राक्षी ने पहले ही तारा के रणनीतियों की खोज कर ली थी, इसलिए उसने भी अपनी तरफ से रणनीति बनाते हुए उन लड़कियों के खिलाफ हो गई।
मूल रूप से वे लंकिया रुद्राक्षी को अपने प्लान के जरिए सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके प्लान में रुद्राक्ष नहीं बल्कि वे खुद फंस जाएंगे और परिणाम स्वरूप सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगी। लेकिन इसे देखते हुए कहना होगा कि रुद्राक्षी ने आज वाकई रणबीर के ऊपर बहुत ही चौंकाने वाला प्रभाव डाला था, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए जो केवल 17 या 18 साल की लगती है, वह ऐसी चीजों का सामना करते समय इतने सारे लोगों के सामने इतना स्पष्ट दिमाग और साथ ही शांत स्वभाव रखना वास्तव में बहुत ही असामान्य बात है। तभी रुद्राक्षी ने तारा की घबराई हुई अभिव्यक्ति को देखते हुए उसके मुंह पर एक धूर्त मुस्कान चमकाते हुए कहा, यदि तुम अब भी इस पर विश्वास नहीं करते हो, तो उस फार्मेसी में जाकर पूछा जहां से मैंने थोड़ी ही समय पहले दवा खरीदी थी। चाहे तो तुम उनसे ये भी पूछ सकते हो कि क्या मैंने तुम सबसे झूठ बोला था। ऐसे भी मैं उस समय बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। इसके कारण मैंने वहां पर एक दवा लेने के बाद उसी दवा की दुकान में कुछ देर आराम किया था। इसलिए ये सभी मेरे झूठ ना बोलने का सबूत है। लेकिन इससे भी अलग अगर मैं अभी भी नीता और दिति को सच में फ्रेम करना चाहती हूँ, तो तारा तुम ही बताओ, ये सब करने के लिए मेरे पास समय ही कहाँ है। इस समय रुद्राक्षी के सवाल और जवाबों को सुनकर तारा ने अपना सिर ना में हिलाते हुए घबराहट में चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं नहीं, शायद तुमको नीचे जाने से पहले ही तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आदमी मिल गया होगा, जिसे तुमने इस कमरे का दूसरा कार्ड दे दिया। इस समय नियति रुद्राक्षी पर तारा द्वारा आरोप लगाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकी और गुस्से में कहा, मैं देख रहा हूं, ये तुम ही थे। मुझे यह अच्छी तरह से याद है कि रुद्राक्षी उस समय बहुत ही असहज थी, जिसके कारण मैं उसके साथ बाहर जाने वाली थी। लेकिन ये तुम और ये दोनों ही थे जो जोर देकर रुद्राक्षी के साथ बाहर चली गई थी। पर मुझे ये भी अच्छे से याद है कि तुम उस समय उन्हें वहां छोड़कर हमारे पास तुरंत वापस नहीं आए थे, बल्कि तुम्हारे वापस आने से पहले हम सभी ने 3 से 4 गाने भी गाए थे। यानी मुझे लगता है कि तुमने ही वो दूसरा कार्ड उस आदमी को दे दिया होगा। और अब जब बात यहाँ तक बढ़ गई है तो तुम सारा दोष रुद्राक्षी पर मरना चाहती हो। तरुण ने भी तारा से सवाल करते हुए बात किया। ओह, ये सब इस तरह से निकला। रुद्राक्षी ने व्यंग्य करते हुए तारा की तरफ देखते हुए कहा। फिर कुछ समय रुककर अपनी आंखों में उपहास की भावना दिखाते हुए आगे कहना जारी रखा, तो इसका मतलब तुम मुझ पर ये सारा दोष मढ़ना चाहते हो और फिर चोर चोर को पकड़ने के लिए सबके सामने चिल्लाना भी चाहती हो। ओह तारा, तुम सच में बहुत ही शातिर लड़की हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता कि मेरे पास इतने सारे गवाह हैं, तो मैं वास्तव में आज तुम्हारे द्वारा इतने लोगों के सामने फंसाया गया होता। इस समय रुद्राक्षी के मुंह से अहंकारी और धर्मी रवैये से कही गई बातों को सुनकर रणबीर ने लगभग हंस ही दिया था। फिर उसने खुद से ही कहा, ये छोटी सी लड़की तो सच में बहुत काली और चालाक है। अब सच कहे तो इस समय तक रणबीर ने तारा की आंखों में दया और व्यंग्य भरे लहजे के साथ देखा और सोचने लगा, ऐसे चतुर व्यक्ति को अपमानित करने के लिए इतना मूर्ख दिमाग वाली लड़की वास्तव में अपने बेदिमाग सहेली के लिए अपने ही जन्मदिन के पार्टी पर खुद को ही फांसी पर लटका रही है। ये सब मैंने नहीं किया। तारा ने अपने चेहरे पर इस समय डर के भाव के साथ अपना सिर हिलाया, और अगर उसके अभी अपने हाथों से मेज के शीर्ष को पकड़े न रखा होता तो वो अभी तक पहले से ही जमीन पर गिर जाती। लेकिन फिर भी वह यही कह रही थी कि उसने ये सब नहीं किया, बल्कि यह सब तो रुद्राक्षी ने ही किया था। अरे तारा, तुम ये सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही क्यों डाल रही हो? और ऐसे भी यह सब करने के लिए मुझे तुमसे या फिर तुम्हारे इन दोनों दोस्तों से क्या शिकायत या नफरत है, जिसके लिए मैं अपना इतना दिमाग सर्च करके ये सब करूंगी? इस समय रुद्राक्षी ने अपने दिल में व्यंग्य करते हुए तारा को बहुत मासूमियत से देखकर आगे कहा, तुमने बार बार कहा कि मैंने ही दूसरों को वो 2 कार्ड दिया था। फिर तुम यहाँ पर अब पुलिस को बुला सकते हो और पुलिस को ये देखने के लिए आने दे सकती हो कि क्या मैंने उन 2 कार्डों को अपने हाथ से छुआ भी है या नहीं। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से लेकर अब तक मैंने दरवाजे पर खड़े होने के अलावा कभी भी इस कमरे में भी प्रवेश नहीं किया है। और रही बात उस कार्ड को दूसरे लोगों के हाथ में देने का, तो उस कार्ड पर अभी भी फिंगरप्रिंट लगी हुई है। तुम चाहो तो इसे भी चेक करवा सकते हो, लेकिन अगर उसमें मेरे हाथ का फिंगरप्रिंट नहीं मिला तो इसका मतलब है कि मैं निर्दोष हूँ। हाँ, अब यहाँ पर पुलिस को बुलाओ, तुरंत पुलिस को बुलाओ। किसी को नहीं पता था कि यह किसने कहा था, लेकिन बाद में 2-3 स्टूडेंट ने भी ऐसा ही कहते हुए चिल्लाया। इस समय अचानक से एक सहपाठी ने खुद को समझाते हुए कहा और जल्दी से मुड़कर वहां से चला गया। मैं हमेशा केटीवी के पार्टी रूम में गाता ही गा रहा हूँ और मैं पहले कभी बाहर नहीं आया, इसलिए मैं पहले वापस घर चला जाऊंगा। तभी और एक स्टूडेंट ने भी आगे आकर कहा, मैं भी, मेरा भी इसमें कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए मैं भी घर जाना चाहता हूँ। इस समय फंसाए जाने के डर से प्रत्येक सहपाठी इधर उधर होते हुए जल्दी से वहां से चला गया। तभी नियति ने रुद्राक्षी की बाहों को पकड़ते हुए तारा पर अपनी ठंडी नजरें घुमाते हुए रुद्राक्षी को कहा, रुद्राक्षी चलो चलें, उसे अनदेखा करो, हम सभी तुम पर विश्वास करते हैं। ठीक है। इस समय रुद्राक्षी को लेकर नियति भी अपने गुस्से में उस कमरे से बाहर जाते हुए होटल से भी चली गई। तभी रणबीर ने जब देखा कि रुद्राक्षी इस समय होटल से जाने वाला थी, तो उसे लगा कि अब वह देखने के लिए कोई अच्छा शो नहीं है, इसलिए वह भी वहां से बाहर की तरफ चलते हुए रुद्राक्षी के पास आ गया। हे छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? इस समय रणबीर ने तेजी से आगे आते हुए रुद्राक्षी के सामने खड़ा होकर मुस्कुराहट के साथ पूछा। तभी किसी को अचानक से अपने सामने ऐसे आकर खड़े होते हुए देखकर रुद्राक्षी ने अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए रणबीर को संदेह के भाव से देखा और फिर अपने सामने खड़े इस सुंदर युवक को देखते हुए कहा, क्षमा करें, मैं आपसे परिचित नहीं हूं। ये जवाब सुनकर एक पल के लिए तो रणबीर स्तब्ध ही रह गए, और जब शव अपने होश में आया तो उसने देखा कि रुद्राक्षी और नियति ने पूरी तरह से उनकी उपेक्षा करते हुए सीधे उससे दूर चले गए थे। ये लड़की रुद्राक्षी को खुद से दूर जाते हुए देखकर रणबीर ने अपनी नाक को छुआ और खुद को थोड़ा असहाय सा महसूस हुआ, इसलिए वो इस समय केवल पहले अपने केटीवी के रूम पर ही वापस जा सकता है। इस समय तक होटल के उस रूम से सहपाठियों का एक समूह लगभग सभी एक के बाद एक वहां से चले गए थे, सिवाय उनमें से केवल 3 को छोड़कर, जो तारा, निता और दिति है। इस टाइम कमरे के अंदर दिति और दिति दोनों ही बिस्तर पर बैठे रो रहे थे। न जाने क्या यह उनका दुखद अनुभव था या कुछ और तारा भी अभी तक जमीन पर गिर गया था। इस टाइम उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत के साथ अनिच्छा ही भर गई थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसने इतनी सारी चीजें प्लानिंग की थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, रुद्राक्षी को प्रॉब्लम होने के बजाय उन तीनों को ही सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। उसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वह अपने पूरे प्लानिंग में कहाँ गलत कर रही थी, जिसके कारण रुद्राक्षी इन सब से इतनी आसानी से बच गई। तारा इन सब पर विश्वास ही नहीं करना चाहती थी और ना ही कोई अनुमान लगाना चाहती थी कि रुद्राक्षी इतनी चतुर भी हो सकती है कि उसने पहले से ही उसकी सभी प्लानिंग का अनुमान लगा लिया था। इस समय तारा को पता नहीं है कि अब रुद्राक्षी अपना षड्यंत्र रच रही है, जिससे उन्हें अपने सभी बुरे कामों का परिणाम भुगतने पड़े। इस समय के टीवी छोड़ने के बाद भी नियति रुद्राक्षी के सामने तारा के खिलाफ शिकायत पे शिकायत करे जा रही थी और तारा को कोसते हुए कहा, तारा वो बहुत ही घृणित लड़की है, वो चाहती थी कि ये सारी गंदी जिम्मेदारियां तुम पर थोप दे। इस समय रुद्राक्षी नियति के मुंह से इतने सारे शिकायतें और कोसना सुनकर थोड़ी सी मुस्कुराते हुए नियति को सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी सभी बातें सही है, लेकिन क्या इस समय हर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता है? तो फिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रही? मैं तुमसे अभी केवल इतना ही कह सकती हूँ कि वह खुद ही अपनी बुराइयों से पीड़ित हैगी, ठीक है ना? तभी रुद्राक्षी के बातें सुनकर नियति ने अपना सिर हिलाया कर कहा, ठीक है, वैसे भी हम सभी तुम पर विश्वास करते हैं और हम तब तक तुम्हारी गवाही दे सकते हैं जब तक तुम्हें इसकी जरूरत हो। रुद्राक्षी ने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं अभी घर जा रही हूँ। और तुम्हारे बारे में क्या, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मुझे भी तो घर जाना है, तो चलो अब हम अलग हो जाते हैं। मैंने अब तक अपना होमवर्क अभी पूरा नहीं किया है और ऐसे भी तुम लोग तो अब पहाड़ में रहते हो, तो सलो में जाती हूँ, बाय बाय। इस समय नियति ने कुछ देर सोचते हुए असहाय होकर कहा। सच कहे तो उसे बहुत बुरा लगता है जब वो सोचती है कि रुद्राक्षी और उसके दादाजी पहाड़ पर बने अपने बांग्ला में रहने के लिए चले गई है। इस समय रुद्राक्षी ने नियति को उसके कार में बिठाकर अपना हाथ हिलाते हुए बाय कहा और तभी अचानक से मिस्टर वम को उसकी बीमारी के इलाज में मदद करने के लिए उनके घर पर जाने के बारे में उसे याद आ गया, इसलिए उसने जल्दी से अपने जेब से अपना फोन निकालकर अशोक से संपर्क करने लगी। अभी तक तो अशोक भी आ गए थे और जब उन्हें इस समय रुद्राक्षी का फोन आया तो वो जल्दी से कार से बाहर निकलकर रुद्राक्षी के सामने आ गए। भाई अशोक, आप यहाँ पर कितने समय से हैं? तभी जब इतनी जल्दी अशोक को अपने सामने खड़े होते देखा न तो रुद्राक्षी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अशोक से पूछा। इस समय अशोक ने रुद्राक्षी को कार का दरवाजा खोलने में मदद करते हुए सम्मानपूर्वक कहा, इसमें ज्यादा देर नहीं लगी है, मिस रुद्राक्षी, तुम कृपया अंदर आकर बैठ जाओ। फिर रुद्राक्षी ने अपना सिर नीचे करते हुए कार की पिछली सीट पर बैठ गई। इस समय रुद्राक्षी पिछली सीट पर बैठी अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए बाहर की ओर देख रही थी
पर अभी उसकी आंखें बहुत ही ठंडी चमक से चमक रही थीं। उसने अपने मन में ही कहा, कपूर परिवार के संकीर्ण सोच वाले व्यक्तित्व के कारण वो कभी भी इस तरह से हार नहीं मानेंगी। अब से तारा, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ अभी खिलवाड़ न करो, अन्यथा मैं तुमको समय से पहले ही ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कभी भी अपने कामों के लिए पछताना चाहो तो भी नहीं कर पाओगी। दूसरी तरफ रणबीर एक अच्छा शो देखने के बाद अपने बॉक्स में वापस चला गया, और ये देखकर कि वहां पर केवल शिवम ही बचा है, वो खुशी से सोफे पर बैठ गया। फिर अपने उत्साह से भरे चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहने लगा, अरे बॉस, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अभी बाहर एक बहुत ही अच्छा शो देखा। तभी शिवम ने अपना सिर घुमाते हुए रणबीर की तरफ देखा, जिससे रणबीर के शरीर पर इस समय बर्फीली ठंडक पड़ रही थी, जिसके कारण रणबीर इतना डर गया था कि उसने अपना मुंह बंद कर लिया। बॉस, मैं गलत था, मैं सच में बहुत गलत था, मैं अब और कुछ भी नहीं बोलूंगा, रणबीर ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। तभी शिवम ने अपने जगह से उठते हुए हल्के से कहा, चलो चलते हैं। इधर रुद्राक्षी और अशोक भी मिस्टर वम के विला में पहुंच गई, और तभी विला के बाहर कार के रुकने की आवाज सुनकर अनिका भी जल्दी से विला के बाहर भाग हुए रुद्राक्षी के पास आ गई। बहन रुद्राक्षी, आखिरकार तुम यहाँ पहुंच ही गई, अनिका ने कुछ हद तक शिकायती लहजे में रुद्राक्षी के बाहों को पकड़ते हुए कहा। इस समय अनिका को ऐसे देखकर रुद्राक्षी ने असहाय होकर कंधे उचकाते हुए कहा, पार्टी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मुझे यहाँ आने में बहुत देर हो गई है। क्या हुआ है, क्या आज तुम अपने क्लास फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में नहीं गए थे? अनिका ने हैरान दिखते हुआ पूछा। इस समय रुद्राक्षी ने आह भरते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि पार्टी के बीच में कुछ हुआ, लेकिन जब मैं बाहर चली गई थी तभी मेरे दो फ्रेंड्स को कुछ हुआ, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं वहां पर उस समय नहीं थी ना, इसलिए। पर फिर वहां पर मेरे साथ अन्याय हुआ। मम, अरे चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं, मुझे पहले मिस्टर वम का इलाज करने दीजिए। ओह हाँ हाँ ठीक है, अनिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन इस समय उसकी आंखें छोटे बच्चे की तरह चमक रही थीं। अभी ये देखकर कि रुद्राक्षी की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसे पता था कि आज रुद्राक्षी के साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा, लेकिन रुद्राक्षी उसके सामने कहने में झिझक रही थी, इसलिए उसने भी उसे जोर देकर पूछना सही नहीं समझा। पर इस समय अनिका की अभिव्यक्ति को देखते हुए रुद्राक्षी ने अपने दिल में उपहास करते हुए कहा, को तारा, बेहतर होगा कि तुम अब से मेरे लिए और परेशानियां पैदा न करो। ओह रुद्राक्षी, तुम यहाँ पर हो, आओ आओ जल्दी अंदर चली आओ। जब मिस्टर वम ने रुद्राक्षी को हॉल में आते हुए देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। इस समय हल्की मुस्कान के साथ रुद्राक्षी ने भी मिस्टर वम से माफी मांगती हुई कहने लगी, मिस्टर वम, क्षमा करें, मैंने तुम्हें कुछ समय ज्यादा ही इंतजार कराया। तभी मिस्टर वम ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, अरे ये सब ठीक है, हर किसी के पास करने के लिए चीजें होती है, लेकिन मेरे ही शारीरिक स्थिति के कारण तुम जब खेलने के लिए बाहर जाते हो तो तुम्हें अपने सहपाठियों के साथ मजा करने के बजाय यहाँ आना पड़ रहा है, इसलिए माफी तुमको नहीं, मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मिस्टर वम, आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आप मेरे मरीज हो, इसलिए मुझे आपके लिए पूरी जिम्मेदार होना होगा, रुद्राक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। इस समय रुद्राक्षी के बातें सुनकर ओल्ड वम ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए प्रशंसा करते हुए कहा, हाँ ठीक कहा तुमने, तुम्हें भविष्य में एक उत्कृष्ट चिकित्सा नैतिकता वाला डॉक्टर बनना चाहिए, रुद्राक्षी। थैंक यू मिस्टर वम, तो पहले मुझे आपका इलाज करने दीजिए, रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मिस्टर वम ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। कुछ समय विला के अंदर रुद्राक्षी ने पहले ही मिस्टर वम का इलाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस इमारत के नीचे एक पुलिस कार खड़ी की गई थी जहां इस समय शॉपिंग मॉल के ऊपर के टीवी स्थित था। तभी सड़कों के किनारे सभी लोग उत्सुकता से पूछ रहे थे कि वहां पर क्या हुआ है, जिसके लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। उसी समय रणबीर और शिवम भी उसी इमारत से बाहर आए, और ऐसा जीवंत भरे दृश्य को देखते हुए रणबीर वो मुस्कुराने लगा। बॉस, आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन अभी जो नाटक ऊपरी होटल में हुआ वो बिल्कुल अद्भुत था। मैंने 17-18 साल की किसी भी लड़की को कभी नहीं देखा जो चालें और जवाबी कार्रवाई इतनी अतसी तरह से करती हो, ये बहुत ही अद्भुत है, रणबीर ने कार के अंदर बैठते हुए शिवम को खुशी के साथ कहने लगा। लेकिन इस समय शिवम ने अपने ठंडी आंखों के साथ रणबीर की ओर देखते हुए कहा, चुप रहो, अब
अभी शिवम ने जो शब्द बोले वे तो उसके आंखों से भी ज्यादा ठंडे लग रहे थे। तभी डर के मारे रणबीर ने तुरंत अपने मुंह पर जिप बंद करने का इशारा करते हुए अपना मुंह बंद किया और बाहर का जीवंत दृश्य खुशी से देखने लगा। गाड़ी चलाओ, इस समय शिवम ने फिर से रणबीर को कहा। ठीक है, ठीक है, रणबीर ने कुछ हद तक अथक उत्तर दिया, फिर जीवंत इमारत के प्रवेश द्वार पर नजर डालते हुए उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई देने लगी। फिर उसने अपने मन में ही कहा, वह लड़की, वास्तव में मुझे देखना होगा कि वह कौन है। सच में वह तो बहुत ही दिलचस्प लड़की है, पर वो 3 लड़कियों के जीवन वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होनी चाहिए। जैसा कि इस समय रणबीर ने कहा, पुलिस दिति और निता को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी, लेकिन वे जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आखिर अगर वे ऐसी किसी बात को लेकर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए तो क्या उन्हें भविष्य में लोगों से मिलने के लिए बाहर जाने पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हालांकि वे इसकी चपेट में पहले ही आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें जो कोई भी जानता है वे सभी इस समय कुछ भी बताना नहीं चाहता था। निता और दिति की वजह से पूरा होटल बहुत ही जीवंत हो गया है। मूल रूप से सहपाठियों की चीख ने होटल के कई मेहमानों की जिज्ञासा को भी आकर्षित किया था। अब जब पुलिस यहां पर है तो यह और भी सक्रिय हो गया है। इस समय रुद्राक्षी अपने घर वापस आकर अपने मार्शल आर्ट और आयुर्वेदिक शिक्षा के अध्ययन जारी रखने के लिए अपने अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। फिर हर रोज के ही तरह अपना सारा काम करने लगी। अगली सुबह सोमवार को हमेशा की ही तरह स्कूल जाते हुए रुद्राक्षी का रवैया शनिवार को जो भी हुआ उसे पूरी तरह से भूल जाना है। हालांकि रुद्राक्षी शनिवार के बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ सहपाठी इसे सहन नहीं कर सके। हर कोई यंग है, इसलिए उनमें गपशप करने का जिज्ञासा के सभी तत्व पूरी तरह से मौजूद हैं और वे सभी चीजें साझा करना पसंद करते हैं। इसलिए बहुत से लोग इस समय भी दिति और निता के बारे में ही गपशप कर रहे हैं। इस समय रुद्राक्षी जाकर अपनी सीट पर वापस बैठ गई, जिसे देखकर नियति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रुद्राक्षी, दिति, तारा और निता अभी तक स्कूल नहीं आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आज स्कूल आने की हिम्मत नहीं की होगी। हाँ, तुमने सही कहा, वो लोग ऐसा कुछ गंदा काम कर रहे हैं। भले ही इसका कोई कारण हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके आने से उनका बहुत ही मजाक उड़ाया जाएगा। एक सहपाठी जो रुद्राक्षी और अन्य लोगों के सामने बैठे थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि वे इसके ही लायक हैं। इस तरह की चीजें स्पष्ट रूप से उनका व्यवसाय है, खासकर तारा का, और उन सब चीजों का रुद्राक्षी के ऊपर दोष मढ़ना सहा ये तो वास्तव में और भी अधिक घृणित काम था। नियति ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए असंतुष्ट होकर कहा, ठीक है, कौन इसके बारे में मना करेगा। जब मैं उस समय होटल में था तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, पर जब मैंने घर पहुंचने के बाद इसके बारे में अतसी तरह से सोचा तो मुझे लगा कि उस समय होटल में तारा के चेहरे का भाव बहुत ही घबराई हुई सी लग रही थी। इससे मुझे लगता है कि वह रुद्राक्षी से छुटकारा पाने के लिए ही यह सब करके उसके ऊपर सारी दोष डालना चाहती थी। उस स्टूडेंट ने अपना सिर हिलाते हुए नियति के साथ सहमति में कहा, हालांकि मैं आमतौर पर तारा, दिति और निता को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। वह ऐसे काम क्यों करेगी? मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि एक महिला का दिल सच में समुद्री के गहराई में बसे एक सुई के जैसी ही है। इस समय तक कई लड़कों ने न जाने क्या क्या कहा और धीरे से अपना सिर भी हाँ में हिलाते रहे। इस समय तक उन्होंने जो कहा उसे सुनकर रुद्राक्षी ने असहायता से अपना सिर हिलाया और सभी से कहा, ठीक है, हर कोई इसके बारे में बात न करे। अभी कुछ ही समय बाद स्व अध्ययन जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए सभी अपने पढ़ाई में ध्यान दें। रुद्राक्षी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि तारा और वह दोनों अब स्कूल आएगी या नहीं। साथ ही वह ये भी नहीं जानती कि वे उसे निशाना बनाने के लिए अब और कौन से तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो लोग बस इतना ही करने के बाद रुक जाते हैं तो रुद्राक्षी वास्तव में इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी। जैसा कि रुद्राक्षी ने अनुमान लगाया था, या यूं कहे कि जैसा कि उनसे अपेक्षित था, दोपहर को स्कूल में केवल 2 ही कक्षाएं हुई और एक पुलिस कार स्कूल के सामने सड़क पर खड़ी थी। इस समय 3 पुलिसकर्मी क्लास टीचर पटेल के पीछे पीछे कक्षा तक आ गए। रुद्राक्षी, बाहर आओ, टीचर पटेल ने कक्षा में रुद्राक्षी को बुलाते हुए कहा। तभी रुद्राक्षी ने कक्षा के दरवाजे पर खड़े पुलिस की वर्दी में 3 पुलिसकर्मियों पर नजर डाली, जिससे उसकी आंखों में एक प्रकाश की किरण चमकी और उसके दिल में एक गुप्त आवाज आए। रुद्राक्षी दरवाजे तक आते हुए टीचर पटेल को धीरे से अपना सिर हिलाते हुए पूछा, टीचर, क्या बात है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
तभी टीचर पटेल के पीछे ही खड़े पुलिसकर्मियों में से एक ने अपना परिचय पत्र निकालकर रुद्राक्षी को दिखाते हुए कहा, रुद्राक्षी, एक रेप के मामला है जिसमें हमें तुम्हारी सहयोगिता की जरूरत है। ये सुनने के बाद रुद्राक्षी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और पुलिसकर्मी की तरफ देखकर पूछा, किसी के रेप का मामला? पुलिस अंकल, मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब है और इसका मुझसे क्या लेना देना है। इस समय कक्षा के सभी छात्र भी दरवाजे पर उत्सुकता से स्थिति देख रहे थे। क्योंकि तुमने कहा कि तुम यह नहीं जानते, तो मैं तुमको शनिवार के तुम्हारे सहपाठी दिति और निता के बारे में बताऊंगा। उन लोगों ने ये कहा है कि तुमने उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर किसी से बलात्कार करवाया है। इस समय रुद्राक्षी और कक्षा में मौजूद सभी लोगों ने पुलिस की बात सुनी तो सभी छात्रों ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन लोगों को देखने लगे। क्या पहले से ही यह नहीं कहा गया है कि इन सब का रुद्राक्षी से कोई लेना देना नहीं है? उस समय घर लौटने के बाद सभी को लगा कि तारा की दोषी अंतरात्मा और दिति की उपस्थिति से उनके द्वारा ही यह सब शुरू होने की सबसे अधिक संभावना थी। इसका रुद्राक्षी से कोई लेना देना नहीं है। तभी रुद्राक्षी ने भी अपने दिल में व्यंग्य किया, लेकिन अपने चेहरे पर हैरान करने वाले भावों को लाते हुए पूछा, क्या आप गलती से यहाँ पर मजाक कर रहे हैं? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो पूरी कक्षा मेरे लिए आप लोगों के सामने मेरी गवाही दे सकती है। तभी तरुण सबसे पहले अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा, हाँ सर, हम सभी इस मामले के बारे में गवाही दे सकते हैं। इन सबका रुद्राक्षी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तरुण ने सही कहा, लेकिन हम सबको तो लगता है कि इन सब में तारा ही एकमात्र संदिग्ध व्यक्ति है। हाँ, यह सही है। अगर आप इस बारे में बात करना चाहते हैं कि उस समय हाथ किसने बनाया, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि यह सब तारा का ही हाथ था। ये रुद्राक्षी से कैसे हो सकता है? इस समय कक्षा के छात्रों ने सिर हिलाते हुए तरुण से सहमति व्यक्त करते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर भी इस मामले की जांच तो होने ही चाहिए ना। तो चलो रुद्राक्षी, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिसकर्मी ने धार्मिकता का चेहरा बनाकर आदेशात्मक स्वर में कहा। तभी रुद्राक्षी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने सहपाठियों की ओर देखते हुए कहा, हाँ, आपने सही कहा, जांच में सहायता करना ठीक है, लेकिन हर किसी को मेरी गवाही देने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अगर ऐसा है तो ठीक है, चलिए चलते हैं। तभी दूसरे पुलिसकर्मी ने अपनी जेब से एक हथकड़ी निकालते हुए कहा, तो हमारे साथ चलो। इस समय उस हथकड़ी को देखते हुए रुद्राक्षी ने एक कदम पीछे हटकर पुलिसकर्मी के हाथों में हथकड़ी की तरफ इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, आप मेरे हाथों पर हथकड़ी लगाने जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब तुम एक संदिग्ध व्यक्ति हो। संदिग्ध? क्या यह एक हास्यास्पद बातों जैसा नहीं लग रहा है? रुद्राक्षी ने उपहास किया और कक्षा के सभी छात्रों की तरफ एक बार देखते हुए फिर उस पुलिसकर्मी की तरफ देखकर कहा, मैं आप लोगों के साथ केवल मामले को संभालने में पुलिस की सहायता करने के लिए वहां पर जा रही हूं। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मैंने अपराध किया है और मैं एक संदिग्ध व्यक्ति हूं, तो कृपया मुझे मेरे गुनाह का सबूत दिखाएं या फिर मेरे नाम का गिरफ्तारी वारंट निकाल कर दिखाएं। इस समय रुद्राक्षी की बातें सुनकर उस बुजुर्ग पुलिसकर्मी के चेहरे पर कुछ आश्चर्य के भाव थे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्षी को पुलिसों के द्वारा मामलों को संभालने के बारे में भी कुछ जानकारी होगी। फिर कुछ सोचने के बाद पुलिस वाले ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, ठीक है, पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। तभी रुद्राक्षी ने भी उस पुलिसकर्मी की तरफ देखकर हल्के से कहा, तो फिर चले। इस समय कक्षा के सभी छात्रों ने रुद्राक्षी को पुलिस के साथ वहां से जाते हुए देखा तो वे सभी एक ही टेबल पर आकर एक साथ चर्चा करने लगे। इस जीवंत कक्षा में कक्षा शिक्षक ने तेजी से आते हुए अपना हाथ लहरा कर कहा, सभी लोग शांत हो जाओ, अभी कक्षा शुरू होने जा रही है। हालांकि इस समय शिक्षक ने ऐसा कहा, लेकिन नीचे की फुसफुसाहट अभी भी बंद नहीं हुई थी। हालांकि कक्षा में सारी ध्वनि बंद होने से पहले ही कक्षा के बाद घंटी बज उठी, जिससे शिक्षक के पास उस कक्षा से पहले बाहर निकलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इस समय तक स्कूल में पुलिस के आगमन ने स्वाभाविक रूप से कई छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इसलिए अभी फिर से इतनी जल्दी ही सभी को सुबह की सारी अफवाहें याद आ गई और वे सभी रुद्राक्षी की कक्षा में ये पूछने आए कि वहां क्या हुआ है। ये बात तो ऐसा ही है जैसा कि अच्छी चीजें बाहर नहीं जाती, लेकिन बुरी चीजें हमेशा हजारों मील दूर तक चली जाती हैं और कुछ ही मिनटों में पूरे ग्रेड में फैल जाती है। इस समय जब चारू ने सुना कि रुद्राक्षी को पुलिस वालों ने आकर ले गई है, तो उसने अपने मन में सोचा, यह शायद उस खबर से संबंधित था जो पहले मैंने दूसरों के मुंह से सुना था, यानी कि अब जीवन के सामने रुद्राक्षी को छोटा करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।
ये रुद्राक्षी वास्तव में एक शातिर महिला है, यहाँ तक कि उसके द्वारा इस तरह का काम भी किया जाता है। अरे मैंने सुना है कि रुद्राक्षी ने नीता और दिति को नशीली दवाएं खिलाकर उनका रेप भी करवा दिया था। वो तो सच में बहुत ही बुरी है। अपने ही सहपाठियों के साथ ऐसा कौन करता है भला। इस समय आसपास की लड़कियों के बिस की चर्चाओं को सुनकर जीवन ने कसकर अपनी भौहें चढ़ा ली। लेकिन अब भी वह अपने दिल में यह मानने को तैयार नहीं था कि यह पूरा मामला रुद्राक्षी से संबंधित हो सकती है। साथ ही वह ये भी मानने को अधिक इच्छुक था कि रुद्राक्षी उस तरह की घटिया व्यक्ति भी हो सकती है। उसी समय जीवन को रुद्राक्षी के साथ एक ही सेक्शन में पढ़ने वाला उसका दोस्त तरुण मिल गया। तरुण, रुद्राक्षी के साथ क्या हो रहा है, मुझे बताओ, जीवन ने कुछ चिंतित स्वर में तरुण से पूछा। तभी तरुण ने अपने चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए जीवन से कहा, वो तारा नहीं है, उसी की वजह से ही यह सब हो रहा है। इस समय तक कुछ सोचने के बाद कैसे दिति ने उनके जरिए रुद्राक्षी को उसके जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए मजबूर किया और फिर शनिवार की पार्टी के दौरान होने वाली हर एक बातों को तरुण ने एक एक करके जीवन को बताना शुरू किया। तरुण के मुंह से पूरे स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जीवन ने अपना सिर हिलाते हुए तरुण को देखने लगा और जब ये सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हुए तो उसने सच में एक राहत भरी सांस लिया। उसके दिल ने तो उसे पहले ही कह दिया था कि रुद्राक्षी निश्चित रूप से उस तरह की व्यक्ति नहीं है जैसी सभी अफवाहों में कहा गया था। ओह, और अभी तुमने क्या कहा था? तुम्हारा मतलब है कि वे पुलिसकर्मी रुद्राक्षी के हाथों में हथकड़ी या लगाने जा रहे थे? जीवन ने अपने भौहें चढ़ाते हुए गंभीरता से पूछा। तभी तरुण ने भी तपाक से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन अंत में रुद्राक्षी ने जब कहा कि वे चाहती थी कि उसके हाथों में हथकड़ी या लगाने से पहले वे लोग उसे और हम सबको उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकाल कर दिखाए, लेकिन पुलिस इसे नहीं निकाल सकी, इसलिए उन्होंने बाद में उसे यह नहीं पहनाया। लेकिन इस समय तरुण के सभी बात सुनने के बाद जीवन को अपने पिता याश रोए से बात करने के बारे में ख्याल आया, जो कि राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं और वह स्कूल के सभी छात्रों की तुलना में पुलिस की प्रक्रियाओं के बारे में सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके अलावा भी तरुण ने उससे अभी कहा था कि वह और बाकी सभी स्टूडेंट्स जो उस दिन वहां पर पार्टी में गए थे, उन सभी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो वे सभी रुद्राक्षी के लिए गवाही दे सकते हैं। साथ ही उनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो रुद्राक्षी की तरफ से गवाही दे सकते हैं। पर इस समय पुलिसकर्मियों के सभी हरकतों को देखते हुए जीवन को रुद्राक्षी के लिए वास्तव में बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि अगर वह लोग रुद्राक्षी को केवल जांच में सहायता करने के लिए खोज रहे थे तो इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए आमतौर पर वे लोग उससे यहीं पर पूछताछ करेंगे और इसके लिए उनको रुद्राक्षी को पुलिस स्टेशन ले जाने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर तो पहले उन लोगों ने रुद्राक्षी के हाथों में हथकड़ी लगाने की भी कोशिश कर रहे थे, जो कि एक गैरकानूनी ऑपरेशन है। वैसे तारा के परिवार की स्थिति कैसी है? जीवन ने अचानक अपना सिर उठाकर कुछ सोचते हुए तरुण से पूछा। इस समय तरुण ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मुझे विवरण तो नहीं पता, लेकिन हाँ, वह एक अमीर परिवार से आती है और मैंने सुना है कि वह पहले रुद्राक्षी की बहन थी। ये सब सुनने के बाद जीवन एक पल के लिए तो स्तब्ध रह गया था, फिर उसके आंखों में एक चमक चमक उठी। एक पल में उसने सब कुछ सुलझा लिया था और तरुण के कंधे को आराम से थपथपाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मैं इस मामले को संभाल सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे जल्दी से वहां से बाहर निकाल कर ले आओ। तरुण ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहने लगा। इधर पुलिस स्टेशन में इस समय रुद्राक्षी अपने मुंह के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ एक कुर्सी पर झुकी हुई अपने सामने बैठे दो युवा पुलिसकर्मियों को देख रही थी। इस समय एक गहरी भौहों वाले पुलिसकर्मी ने रुद्राक्षी को घूरते हुए कहा, ठीक है, चलो अब बात करते हैं, बताओ तुमने अपने सहपाठियों को नशीला पदार्थ कैसे और कब दिया? तभी रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे दो पुलिसकर्मियों की ओर देखते हुए कहा, पुलिस अंकल, आपने जो अभी कहा मुझे वास्तव में समझ नहीं आया। आपके कहने का मतलब यह है कि दिति और नीता ने आपसे कहा कि उन्होंने जो दवा खाई थी वह मैंने उन्हें दिया था? क्या ये तुम ही नहीं हो? दिति और नीता दोनों ही तुम्हारे सहपाठी हैं और उन दोनों के हिसाब से तुमने ही वह दवा उन्हें दी थी, एक पुलिस ने मेज थप्पड़ मारते हुए चिल्लाकर कहा। इस समय रुद्राक्षी ने उन पुलिसकर्मियों को एक व्यंग्य भरे लहजे में कहा, अरे अंकल, वे गवाह नहीं है, बल्कि वे तो पीड़ित हैं। क्या तुम सोचते हो कि हम लोगों को ऐसे ही बिना सबूत के दंडित करते हैं? तो हम तुम्हें पहले ही बता दें कि हमने उस विक्रेता को पहले ही ढूंढ कर पकड़ लिया है।
जी, इससे तुमने वह दवा खरीदी थी और विक्रेता ने हमें तुम्हारे नाम बताया है। क्या तुम अब भी हमारे सामने इससे इनकार करना चाहते हो? मोटी भौं वाले एक पुलिसकर्मी ने फिर रुद्राक्षी का मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सब सुनने के बाद रुद्राक्षी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने तो सुना था कि कानून के हिसाब से किसी कैदी को दोषी ठहराने के लिए गवाह और सबूत एक ही समय में होने चाहिए। तो कृपया आप लोग मुझे मेरे दोषी होने का कोई सबूत दिखाएं। तभी टेबल पर एक जोरदार थप्पड़ मारने की आवाज आई और फिर अपनी मोटी भौं वाले एक पुलिसकर्मी ने अपने गुस्सैल आवाज में कहा, रुद्राक्षी, यह मत सोचो कि तुम एक लड़की हो इसलिए हम तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। इस समय रुद्राक्षी ने फिर से अपने कंधे उचकाते हुए उदासीनता से बिना डरे कहा। तभी बयान लेने वाले दूसरे युवा पुलिसकर्मी ने जल्दी से मोटी भौं वाले पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी से कहा, रुद्राक्षी, तुम अभी अभी बालिग हुए हो। अगर तुमने हमें सच नहीं बताया तो हम बाद में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। इस समय रुद्राक्षी ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए मुंह के कोने पर मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, पुलिस अंकल, जब मैंने कुछ भी किया ही नहीं तो क्या फिर भी मुझे इसके लिए कबूल करना जरूरी है? इस समय तक रुद्राक्षी के सभी बातों को सुनकर दोनों ही युवा पुलिसकर्मियों के हाव भाव भी थोड़े बदसूरत, व्यथित और क्रोधित हो गए थे। इस समय रुद्राक्षी ने असहाय होकर आह भरते हुए पूछा, पुलिस अंकल, क्या आपने उन दो वेटर से नहीं पूछा जिन्होंने वहां पर नीता और दिति को होटल जाने में मदद की थी? और वहां पर एक वेट्रेस भी तो थी जिसने होटल के उस रूम को खोलने में उनकी मदद की थी। हाँ, हमने उनसे भी पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे केवल उन लोगों को उस कमरे में भेजने के लिए ही जिम्मेदार थे। उन्हें नहीं पता था कि उस कमरे में आगे क्या हुआ था। पर तारा ने कहा कि उसने दिति के हाथों में वो दोनों कार्ड दिए थे, लेकिन पुरुष वेटर ने केवल एक ही कमरे का कार्ड देखा, और हमें लगता है कि कमरे का वो दूसरा कार्ड तुमने ही उनसे लेकर उस आदमी को कमरे में जाने देने के लिए दे दिया होगा। उस पुलिसकर्मी ने रुद्राक्षी को ठंडी आंखों से देखते हुए कहा। तभी रुद्राक्षी ने हल्के से सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर पूछा, तो फिर आप लोगों को उस कमरे के कार्ड की जांच करनी चाहिए थी, तभी तो पता चलेगा कि उस पर मेरा फिंगरप्रिंट है या नहीं। शायद जब तुमने वह कार्ड लिया था तो तुमने इसे बिल्कुल भी अपने नंगे हाथों से नहीं लिया होगा। पुलिस ने अपने नाक भान सिकोड़कर मजाक उड़ाते हुए कहा। ओह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं होता, इसलिए आप लोग कृपया निर्णायक सबूत के साथ मेरे पास आएं। रुद्राक्षी ने इस समय फिर से उनके सामने दृढ़ता से कहा। इस समय तक अगर रुद्राक्षी मिस्टर वम से नहीं मिली होती तो शायद वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। तारा को अपना चेहरा देना तो दूर की बात थी, और ऐसे भी आज वह दिन था जब वह मिस्टर वम का इलाज करने के लिए उनके घर जाने वाली थी। इसलिए जब तक वह शाम तक यहाँ पर इंतजार करती रहेगी तब तक मिस्टर वम को पता चल जाएगा कि वह आज वहां पर नहीं जाएगी। फिर वह निश्चित रूप से अशोक से इसकी जांच करने के लिए कहेंगे। यही सब प्लानिंग करते हुए उसने आज जानबूझकर अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करते हुए स्कूल बैग में रख दिया और एक बार भी बाहर नहीं निकाला। इस समय रुद्राक्षी ने अपने मन में अनुमान लगाया कि अब वह आज के दिन अगर अनिका से अधिक समय तक संपर्क नहीं करती है तो वह जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ अनुमान लगाएगी ही, क्योंकि उसने अनिका को शनिवार के दिन होने वाली बहुत कुछ बातों के बारे में थोड़ी बहुत पहले ही बताया था। अभी रुद्राक्षी की जिद को देखते हुए दोनों पुलिस वाले बहुत ही नाराज हो गए थे, इसलिए उन्होंने फिर से मेज पर थप्पड़ मारते हुए उदास स्वर में धमकी देकर कहा, रुद्राक्षी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमारे सामने ईमानदार रहो, अन्यथा हमें तुम्हें तकलीफ देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस समय उन्हें गुस्से से उबलते हुए देखकर रुद्राक्षी ने हल्के से मुस्कुराकर पुलिसकर्मी की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम लोग जो अभी कर रहे हो वो सब नकली है। साथ ही हमारे एक सहपाठी के पिता इस राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं। यदि वह जानता है कि मैं अभी तक स्कूल वापस नहीं गई हूँ तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग इन चीजों को कैसे संभालने वाले हैं। वो पुलिसकर्मी जो मूल रूप से गंभीर चेहरे वाला था, उसने जब रुद्राक्षी के मुंह से यह सुना तो वह अचंभित रह गया, जिससे उसके चेहरे के भाव भी बहुत कमजोर हो गए और साथ ही उसकी भौहें भी झिझकते हुए सिकुड़ गई। फिर उसने अपना सिर घुमाकर दूसरे पुलिसकर्मी की तरफ देखा जो रुद्राक्षी के बयान रिकॉर्ड कर रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उस पुलिसकर्मी ने अपने साथी पुलिस को कहा, चलो पहले बाहर जाते हैं। दोनों ने धीरे से एक दूसरे की तरफ देखा और रुद्राक्षी को वहां पूछताछ कक्ष में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। इस समय रुद्राक्षी ने भी अपने मुंह पर एक मुस्कान के साथ उन दोनों पुलिस को बाहर जाते हुए देखा।
क्योंकि वह अब सिर्फ उन लोगों को झांसा ही दे सकती है जब तक कि मिस्टर वम उसे बचाने के लिए कोई कदम ना उठाए। इस समय जैसा कि रुद्राक्षी को उम्मीद थी, दूसरी तरफ अशोक अभी भी पिछले गुरुवार की तरह ही उसी सड़क के किनारे रुद्राक्षी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही 5:30 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उसके फोन कॉल और टेक्स्ट संदेश तो दूर की ही बात है, उसने तो अभी भी रुद्राक्षी को अपने नजरों के सामने नहीं देखा है। वह भी एक सैनिक थे और वो अब मिस्टर वम का अंगरक्षक और ड्राइवर बनने में भी सक्षम है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ चीजों की बहुत संवेदनशील समझ भी थी। इसी कारण से जब अभी तक रुद्राक्षी की तरफ से उसे कोई भी कॉल या टेक्स्ट संदेश नहीं मिला, तो उसे लगा कि आज रुद्राक्षी में शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए उसने बिना देर किए मिस्टर वम को कॉल लगा दिया। हेलो सर। इधर मिस्टर वम, जो विला में रुद्राक्षी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, को जब अशोक का फोन आया तो वह थोड़ा सा अजीब महसूस करते हुए मुस्कुराते पूछा, क्या तुमको रुद्राक्षी अभी तक नहीं मिला है? इस समय मिस्टर वम के सवाल का सामना करते हुए अशोक ने बस अपने भौहें चढ़ा लिया और झिझकते हुए कहा, सर, मैंने अब तक मिस रुद्राक्षी को इस रास्ते से आते हुए नहीं देखा है और ना ही उसने मुझे कॉल या एसएमएस दिया था, लेकिन मैंने देखा है कि उनके बहुत सारे सहपाठियों ने पहले ही स्कूल खत्म करके अपने घर चले गई है। इसलिए मैं सर से पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे इसके बारे में पूछने के लिए स्कूल जाना चाहिए? इस समय अशोक के बातों को सुनने के बाद मिस्टर वम ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, तो फिर तुम पूछने के लिए स्कूल जाओ और रुद्राक्षी के बड़े भाई के रूप में स्कूल शिक्षक से पूछो। जी हाँ सर। इधर पुलिस स्टेशन में रुद्राक्षी आलस्य से अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठे हुए ही अंदर आ रहे 2 पुलिसकर्मियों को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराकर कहा, पुलिस अंकल, क्या आप लोग मुझे अब अपने घर जाने दे सकते हैं? इस समय उन दोनों पुलिसकर्मियों की भौहें बहुत ही ठंडी लग रही थी। फिर उन दोनों में से एक ने ठंडे स्वर में कहा, रुद्राक्षी, तुम्हें आज्ञाकारी रूप से हमारे सामने अपने अपराधों के बारे में सच बताना चाहिए। उनके बातें सुनकर रुद्राक्षी ने असहाय होकर अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, अरे मैंने आप लोगों को जो पहले समझा था वही सच है, और इस मामले का वास्तव में मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। न केवल तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, बल्कि तुमने हमसे झूठ भी बोला। यहाँ तक कि तुमने ये भी उल्लेख किया कि तुम्हारे कक्षा में कोई सहपाठी भी है जिसके पिता यहाँ राजस्थान की नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं। क्या तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो? मोटी भौं वाले पुलिसकर्मी ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय रुद्राक्षी ने बहुत ही मासूम भाव दिखाते हुए अपनी आंखों को 2-3 बार झपकाते हुए कहा, किसने तुमसे झूठ बोला? और तुमसे झूठ बोलने में मेरे लिए क्या अच्छा है? ओह, क्या तुम्हारे विवेक में कोई प्रॉब्लम है? इस समय मोटी भौं वाले पुलिसकर्मी के चेहरे पर भाव बहुत ही बदसूरत हो गया था और उसने गुस्से में मेज पर थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप रहो तुम। ठीक है, मैं अब आपसे और बात नहीं करूंगी। ये बोलते हुए रुद्राक्षी ने अपने सामने खड़े उस पुलिस पर ध्यान न देते हुए मंद मंद मुस्कुराया, फिर वापस दूसरे पुलिस से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने मेरी सहपाठी के साथ बलात्कार किया था? हमें उस अपराधी का ठिकाना भी मिल गया है और हम उसे तुरंत पकड़ने में सक्षम होंगे। जब हम उसे पकड़ लेंगे तब तुमको अपना अपराध स्वीकार करना ही होगा, मोटी भौं वाली पुलिस ने गर्व से उपहास करते हुए कहा। इस समय रुद्राक्षी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए चंचल मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो फिर मैं इसका इंतजार करूंगी और इस दौरान मैं एक और शब्द भी नहीं कहूंगी। दूसरी तरफ अशोक ने स्कूल में प्रवेश किया और रुद्राक्षी के मुख्य शिक्षक मिस्टर पटेल के पास गए और रुद्राक्षी के बारे में पूछताछ करने लगा। इस समय शिक्षक पटेल को पता चल गया था कि अशोक अभी रुद्राक्षी को खोजने आया था, इसलिए उन्होंने उसे सुबह से लेकर पुलिस के द्वारा रुद्राक्षी को ले जाने तक जो हुआ वो सभी बातें बता दिया था। उसने उसे ये भी बताया कि क्लास के सभी सहपाठियों ने कहा कि यह काम रुद्राक्षी ने नहीं बल्कि तारा ने किया था। आखिरकार रुद्राक्षी और तारा हर किसी के सहपाठी हैं और शिक्षक स्वाभाविक रूप से रुद्राक्षी में विश्वास करते हैं। और तो और इन दिनों रुद्राक्षी की एग्जाम के ग्रेड भी सभी से बहुत बेहतर हो गया है। साथ ही वो अच्छा व्यवहार करने वाली समझदार लड़की है और अपनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है। ऐसी छात्रा को कौन से शिक्षक नापसंद करेंगे? इसलिए वो स्वाभाविक रूप से नहीं चाहेगा कि इस घटना से रुद्राक्षी को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। इस समय तक अशोक को तो उम्मीद ही नहीं थी कि रुद्राक्षी के साथ आज पूरे दिन भर में ऐसा भी कुछ होगा। फिर उसने जल्दी करते हुए शिक्षक से विदाई लिया और मिस्टर वम को इसके बारे में सब कुछ बताया।
इस समय मिस्टर वम के विला पर अनिका ने जब अपने दादाजी के मोबाइल फोन पर अशोक के द्वारा रिपोर्ट किए गए सामग्री को सुना, तो वह गुस्से से चिल्लाते हुए अपने दादाजी को कहने लगी, ये सब वास्तव में बहुत ही घृणित है। ओह, तो अब मैं समझी उस दिन शनिवार को बहन म्यू यू का चेहरा इतना बदसूरत को लग रहा था। यह अब पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था। इस समय तक बुरे और प्रतिभाशाली मिस्टर वम इस मामले के पीछे की साजिश को कैसे नहीं समझ सकते। उन्होंने अपने भौहें चढ़ाते हुए खुद से ही कहा, ऐसा लगता है उस तारा नाम के लड़की ने इस तरह की मामलों के लिए बहुत पहले से ही प्लानिंग करके रखे हुए थे। दादाजी, आप अभी भी क्या सोच रहे हैं? ये तारा ही होगी जिसने उन पुलिस बालों को खरीद लिया है। अनिका ने गुस्से में फिर आगे कहा, इसके अलावा क्या आप नहीं जानते कि सिस्टर रुद्राक्षी कितनी अच्छी है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? इस समय अगर भगवान भी आके कह दे कि यह सब रुद्राक्षी ने ही किया है तो भी अनिका को कभी विश्वास नहीं होगा कि रुद्राक्षी ऐसा भी कुछ कर सकती है। अनिका, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत इसकी जांच के लिए किसी को भेजूंगा। बूढ़े वम ने मुस्कुराते हुए अपनी क्रोधित पोती को सांत्वना दी। हालांकि अनिका इस समय बहुत ही गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए धीरे से अपने दादाजी से आग्रह किया, दादाजी, तो फिर आप जल्दी करो और सिस्टर रुद्राक्षी को पुलिस स्टेशन से बाहर लाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम अब चिंता करना बंद करो, मिस्टर वम हंसते हुए अपने पोती के सर को थपथपाते हुए कहा। दूसरी ओर जब जीवन अपने घर लौटा तो उसने रसोई में मौजूद अपने माँ को जोर से आवाज लगाते हुए पूछा, माँ, पिताजी कहाँ है? क्या वो अभी तक वापस नहीं आई है? इस समय जीवन के माँ ने उसके सवाल सुनकर अपना सिर घुमाते हुए अपने बेटे जीवन की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखकर कहा, हाँ, अभी तक तो नहीं आई है। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पापा के साथ तुम्हें कुछ बात करनी है? जीवन ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, कुछ बात तो करनी है, लेकिन मैं पहले अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ, और जब मेरे पापा वापस आएं तो प्लीज आप मुझे बता देना। ऐसे ही कुछ समय बाद 40 या 50 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने सीधी पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, वो दरवाजा खोलते हुए अंदर चला गया। ओ, तुम वापस आ गए हो। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर जीवन की मां रसोई से बाहर की ओर चलते हुए कहा। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जीवन के पिता यश रोए है। इस समय मिस्टर रोए ने अपनी पत्नी की आवाज सुनकर थोड़ा सिर हिलाते हुए अपना कोट उतारकर बगल के सोफे पर रखते हुए पूछा, क्या जीवन अपने रूम में अपना होमवर्क कर रहा है? मिस्टर रोयर के सवाल सुनकर मिसेज रोयर ने कहा, ठीक है, वह स्कूल से आने के बाद बस तुम्हें ढूंढना चाहता था। उसने मुझसे ये भी कहा कि जब तुम वापस आओ तो मैं उसे पहले बता दूं। इस समय अपनी पत्नी के जवाब सुनकर मिस्टर रोयर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, वह मुझे ढूंढ रहा है। लेकिन इस टाइम वह स्तब्ध हो गए थे, क्योंकि यह उनके लिए थोड़ा सा हैरान और आश्चर्यचकित करने वाला था। वह अपने बेटे को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था और वह शायद ही कभी अपनी मां को उसे ढूंढने के लिए कहता था, इसलिए उसने कुछ सोचते हुए अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, तो फिर मैं पहले ऊपर जाकर उसे देखूंगा। फिर वो जल्दी से दूसरी मंजिल में बने अपने बेटे के कमरे में चला गया। इस समय दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर जीवन ने जल्दी से अपना सिर उठाकर देखा, और जब उसने अपने पापा को देखा तो वो जल्दी से खड़ा होते हुए कहने लगा, पापा, आप वापस आ गए। तभी मिस्टर रोयर ने सिर हिलाकर अपने बेटे के बिस्तर पर बैठते हुए कहा, मैंने आते ही तुम्हारी माँ को ये कहते हुए सुना कि तुम स्कूल से आने के बाद मुझे ढूंढ रहे थे। क्या आज तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ हुआ है? अगर तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ है तो बस वह कहो। लेकिन अगर ये तुम्हारी पढ़ाई के बारे में है तो इसके लिए तुम्हें मुझे नहीं बल्कि अपनी माँ को ढूंढना होगा। इस समय जब जीवन ने अपने पापा की जिम्मेदारी से बचने की बात सुनी तो वह थोड़ा असहाय हो गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पापा, ये पढ़ाई के बारे में नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ दूसरी बातों के बारे में कहना है। पापा, क्या आप राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी नहीं है? मुझे मेरे एक दोस्त के लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि आज स्कूल में उसके साथ बहुत ही अन्याय हुआ था। इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरी सहपाठी को इस प्रॉब्लम से बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। इस समय तक जीवन के शब्दों को सुनकर मिस्टर रोयर ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए अपने बेटे से पूछा, तुम्हारा सहपाठी वह किस वजह से प्रॉब्लम में फंसा? क्या तुम्हें यकीन है कि उसके साथ अन्याय हुआ है? अपने पापा के इस तरह के जवाब से जीवन को पता चला कि उसके पिता निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे, जब तक कि रुद्राक्षी वास्तव में इन सब मामलों में चाहिए हो। हाँ, उनके सहपाठी पिछले शनिवार को एक साथ पार्टी करने बाहर गए थे, और इस समय उसके सभी सहपाठी गवाही भी दे सकते हैं
जीवन ने जोर से अपना सिर हिलाते हुए कहा। चूंकि वे सब एक सहपाठी है, तो क्या ये सब गवाही नकली नहीं हो सकता है? मिस्टर रॉय ने फिर से अपने भौहें चढ़ाते हुए जीवन से पूछा। तभी जीवन ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह वे लोग हैं जिन्होंने उसके और उसके सहपाठियों के साथ गलत किया, इसलिए यह नकली नहीं हो सकता। तो फिर तुम मुझे ये पूरी बात बता सकते हैं? इस समय मिस्टर रॉय ने अपने बेटे की सारी बातें सुना और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन जब इस समय जीवन ने बात करने के लिए अपना मुंह खोला ही था को अचानक उसके पापा के शरीर पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी। ये देखते हुए कि अपने शरीर पर मौजूद फोन की घंटी बज रही है, उसने जल्दी से अपने बेटे जीवन की तरफ अपना हाथ लहराते हुए सबसे पहले अपना मोबाइल फोन निकाला और जल्दी से उसे कनेक्ट किया। नमस्ते, मैं यश रोए बोल रहा हूँ। इस समय फोन के दूसरी तरफ की आवाज इतनी तेज थी कि जीवन भी इसे अतसी तरह से सुन सकता है। मैं आदित्य वम हूँ। फोन के दूसरी ओर से एक धीमी और राजसी आवाज आने लगी। इस समय ये नाम सुनकर जीवन की आंखें चमक उठी, क्योंकि यह आदमी राजस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी आदित्य वम है। सचिव वम, नमस्ते, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मिस्टर रोए तुरंत खड़ा हुआ और जीवन को कुछ इशारा करते हुए उसके कमरे से बाहर चला गया। इस समय जीवन केवल असहाय होकर आह भरते हुए अपने बिस्तर पर ही बैठ सकता था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मिस्टर रोए ने अपने बेटे के रूम का दरवाजा खोला और कहा, बच्चा, मैं अभी पहले बाहर जाऊंगा, फिर वापस आकर तुम्हारे मामले से निपटूंगा। ठीक है पापा, आप अभी कहाँ जा रहे हो? जीवन इस समय अपने पापा को रोकना चाहता था, लेकिन उसके पापा तो पहले ही जल्दी में घर से निकल चुका था। इस समय रुद्राक्षी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कुर्सी के पीछे झुक गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी सो रही है, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति अभी भी लगातार उसके शरीर में चल रही थी। अब क्योंकि वो किताबें नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए वो केवल अभी अपनी आंतरिक शक्ति का ही अभ्यास कर सकती है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, वो थोड़ा सा भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। इसी समय दरवाजे पर एक दस्तक हुई और फिर पुलिस की वर्दी में एक अधेड़ उम्र के पुलिसकर्मी ने पूछताछ कक्ष में पुलिसकर्मियों से कहा, तुम दोनों जल्दी से बाहर आओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।